नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। कल बाजार में हमने गिरावट देखी, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन आज फिर से जो संकेत है वो काफी नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है 100 अंक नीचे। 100 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी की वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव जारी है और दोनों देश एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लगातार 10वीं रात अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया है और ईरान भी जो खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सहयोगी हैं वहां पर हमले लगातार कर रहा है। धमकियां भी चल रही हैं। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अर्निंग सीजन तो चल रहा है फुल स्विंग में और कई सारे अर्निंग्स आए हैं, इंक्लूडिंग पेटीएम। आज बजाज ऑटो के नतीजों पर नजर रहने वाली है। इसके अलावा अदानी एनर्जी, बंधन बैंक, साइन डीएलएम जैसे नतीजे भी आ जाएंगे। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम बिल्कुल बारीकी से गाइड करेंगे बाजार में आपकी रणनीति को लेकर। आपको स्टॉक्स बताएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, ट्रेडिंग के मौके बताएंगे, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, तमाम चीजें होंगी और पूरा का पूरा शो है एक्शन पैक्ड। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े अहम संकेतों के साथ, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आ जाएंगी आपकी स्क्रीन पर। तो अमेरिका और एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत आपको दिखाई देंगे। एशिया में तेजी है गिफ्ट निफ्टी को छोड़ देकर हम तो, लेकिन अमेरिकी बाजार हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि फ्यूचर्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी 100 अंक नीचे आपको नजर आएगा इस वक्त। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं कि $89 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। पेटीएम के दमदार नतीजे हैं। बोनस शेयर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कंपनी ने भी बोनस शेयर नहीं देने का फैसला किया है। सालाना आधार पर मुनाफे में लगभग 80% के आसपास का उछाल है। आय में 27.5% की बढ़िया ग्रोथ आई है। तो पेटीएम के दमदार नतीजे, गैप के साथ ये शेयर खुलना चाहिए। बजाज ऑटो के Q1 नंबर आज है 10,500 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ में देखने को मिली है। देखते हैं कि नतीजे इसके किस तरह के आते हैं। लेकिन आज एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट और अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड की लिस्टिंग होने वाली है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट हो सकता है कि 18-20% के प्रीमियम पर लिस्ट हो। काफी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन के फिगर निकल के आए थे। तो ये सारे बड़े अहम ट्रिगर्स हैं जिसके इर्द गिर्द बाजार जो है आज रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन दुनिया के बाजारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट का तनाव अब सिर्फ जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट का एक सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। एक तरफ अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है, तो दूसरी ओर ईरान ने भी कुवैत के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ गया है, साफ कर दिया उन्होंने कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ तो जवाब पहले से भी कड़ा मिलेगा। इन सब के बीच अभिषेक, कई सारे फैक्टर्स है इस वक्त ग्लोबल मार्केट में जो कि ग्लोबल बाजार को एक तरीके से वीक बनाने का काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिकी ईरान टकराव, कच्चे तेल में इतने बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे, फेड की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितताएं और वैश्विक बाजार की भी बढ़ती अस्थिरता। ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क इन सब में से क्या नजर आता है? ग्लोबल फ्रंट पर आज मूड माहौल कैसा दिख रहा है? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ा जो रिस्क है वो मिडिल ईस्ट का तनाव है, यानी कि पश्चिम एशिया में जो तनातनी जारी है अमेरिका और ईरान के बीच में। और जितनी भी आपने दिक्कतें गिनाई हैं कि ये प्रॉब्लम बाजार के लिए है, सबके केंद्र में पश्चिम एशिया तनाव ही है। और हमने देखा था कि जॉर्डन को निशाना बनाया था ईरान ने और वहां पर अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे और उसके जवाब में ट्रंप की चेतावनी आई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत का कई गुना जवाब हम देंगे। इस बीच IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि बहरीन और कुवैत में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी सेना का यह भी कहना है कि अमेरिका के सहयोगी देशों को होर्मुज के परिणाम भुगतने होंगे। और इस बीच हुती जो रिबेल्स हैं उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ 9 सैनिक नाकाबंदी का ऐलान किया है, तो तनाव ये बढ़ रहा है। इस बीच UAE का जो फुजैरा पोर्ट है वहां पर एक जहाज पर हमले की खबर निकल के आई है। खबर यह भी है कि जो मध्यस्थ हैं, कतर हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, जिन्होंने पहले मध्यस्थता की है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो चाहते हैं कि 10 दिन का सीज फायर हो, युद्ध विराम हो और दोनों देश बातचीत पर फोकस करें। लेकिन ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही खबर निकल के आ रही है। और इस बीच हुआ यह है कि भारत ने अपने नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा को टालने की सलाह दी है।
तो ये है पश्चिम एशिया को लेकर अपडेट। लेकिन अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो वहां पर भी आपको गिरावट दिखाई देगी। कल डाउ जोन्स 307 अंक गिरा। नैस्डैक में हालांकि गिरावट मामूली रही। दिन के निचले स्तर से लगभग 300 अंकों के आसपास की हमने बढ़ोतरी 300 अंकों का फिसलन देखा और लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन S&P 500 दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और 14 अंकों की हल्की सी कमजोरी हमने वहां पर देखी। नतीजों की बात करें तो अर्निंग सीजन वहां पर भी चल रहा है। आज जनरल मोटर्स और 3M के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो 3M इंडिया जो कि भारत में लिस्टेड है उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एशियाई बाजारों से बात करें तो संकेत वहां पर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। निकेई में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है, लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। कोस्पी में 2 दिनों की गिरावट थमी है और जो बढ़ोतरी हो गई है कोस्पी के लगभग 2% के आसपास की है। लेकिन आप एक बार जरा नजर डालिए हांगकांग पर और चाइना पर। ये दोनों के दोनों बाजार हम देखने की नेगेटिव टेरिटरी में आपको नजर आएंगे। हांगकांग में लगभग 0.25% की गिरावट है और अगर हम चीन की बात करें तो लगभग 0.25% के आसपास की नरमी आपको वहां पर नजर आएगी। लेकिन यूएस फ्यूचर्स आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर लगभग 50 अंकों पर है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 100 से 125 अंकों की तेजी पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। क्रूड एक रेंज में है, भाव $89 प्रति बैरल के आसपास के हैं, वहां से कोई नरमी आई नहीं है। गोल्ड में सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। कॉमर्स प्रभाव $4030 के करीब आपको नजर आएंगे और यूएस के 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है यह है 4.59% पर और डॉलर इंडेक्स से लगभग 101 के करीब 100.96 का लेवल आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही बाजार के लिए आपको दिखाई देंगे और यही वजह है कि गिफ्ट निफ्टी 100 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन सारे के सारे संकेतों को इसके अलावा भी और कई सारे चीजें हैं बाजार में जिस पर आपको बारीक टिप्पणी चाहिए और रोज की तरह अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीद मनखाट को। सजीद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। एफआई से शुरुआत कर लेते हैं। बिकवाली पर ब्रेक नहीं लग रहा है, लगातार छठे सत्र में बिकवाली की है। कल कैश में 1121 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। क्या रीजन है इसका सर, क्या आप इसको देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग सीजन प्रोग्रेस करेगा एफआईज कमबैक करेंगे भारतीय बाजार में? एफआईज जो है अभी भी नेगेटिव हैं। आपको जो फ्लोज दिख रहे थे वो आपको वो फ्लोज थे जो पैसिव फंड से आ रहे थे। और पैसिव फंड से क्यों आ रहे थे? क्योंकि आप देख रहे थे कि कोरिया और ताइवान मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है, जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, वहाँ से जो पैसा निकल रहा है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे थे और उसकी वजह से हमको इंडिया को भी कुछ अमाउंट मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कोरिया और ताइवान में कम हो गया है। वहाँ पर एक टेक्निकल फैक्टर है जिसकी वजह से ये सेलिंग हो रही है। और अगर हम देखें ईयर टू डेट वहाँ पर 40-50 बिलियन डॉलर की एफआई आउटफ्लो हो चुकी है, जबकि मार्केट काफ़ी ऊपर भी गया है, कंपनी की स्टॉक्स प्राइस ऊपर गए हैं। बट ये सारे मार्केट्स जो हैं जून से देखें तो 20-25% नीचे भी गिरे हैं। और कारण ये है कि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का जो कैप्स होते हैं उसकी वजह से ये सेलिंग होती है और उस सेलिंग जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते हैं तो उनको बाकी इमर्जिंग मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और तब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मनी जो है भारतीय मार्केट में भी आता है। इसके अलावा जो है जो फ्लोज हैं वो आपको FCNR से भी दिखते हैं और जैसे RBI ने जो नया विंडो खोला था जून में जिसमें FCNR ओवरसीज बोरोइंग उन सब में जो राहत दी थी उसकी वजह से भी आपको थोड़े से फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कल RBI के जो एक रिलीज़ आई थी उसमें ये कहा गया कि ये मेजर्स की वजह से $20 बिलियन मार्केट बाज़ार में आए हैं, जिसमें $17 बिलियन FCNR भी डिपॉजिट्स हैं। ब्रेकअप नहीं मिला कि कौन से बैंक को कितना मिला, बट उम्मीद ये लगती है कि ये पैसा जो है अभी फ़िलहाल सब के सब मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ गया है और इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ रुझान ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनको ये इसका ये लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है उनको उनके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। बट ओवरऑल देखिए तो एफआईएस के नंबर्स नेगेटिव रहे और म्यूचुअल फंड के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और वहाँ पर रिटेल इनफ्लोज जारी हैं और एसआईपी फ्लोज की वजह से वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है हर लेवल पे। बट म्यूचुअल फंड्स भी अगर हम देखें तो अर्निंग्स लेड इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है।
आप देखेंगे कि जिन स्टॉक्स में अर्निंग्स अच्छे रहे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नया जो पेपर आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एक चीज़ आप इस पर एक नज़र रखिएगा। और आज SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO लिस्ट कर रहा है, तो उस पर भी एक नज़र रखिएगा कि किस तरह से उसमें ट्रेडिंग होती है, क्योंकि हालांकि 10-11% ही IPO में आया है, उसमें काफ़ी कुछ लॉक इन में है, तो एक स्कैरसिटी प्रीमियम आएगी SBI फंड मैनेजमेंट के शेयर्स में, जिसकी वजह से शेयर्स ऊपर जाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर है जिस पे एक नज़र रखिएगा। बिल्कुल सजीत सर, गुड मॉर्निंग। अब कल भी ग्लोबल फ्रंट पर आज ही की तरह अनिश्चितताएं नजर आ रही थी और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट हमने भागते बाजार पर भी देखा था। गैप डाउन शुरुआत हुई, उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट जो है वो इनसफिशिएंट था, ये कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू सस्टेन ओवर हायर लेवल्स। अब आज के लिए ओवरऑल मार्केट सेटअप को देखते हुए, FNO की चाल को देखते हुए रणनीति क्या अपनानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, निफ्टी कल अगर हम देखें तो 24,240 के आंकड़े के आसपास बंद हुआ। अगर हम FNO में हम देखें तो कॉल ऑप्शंस अगर हम FNO के हम देख रहे हैं तो हमको दिखेगा कि काफ़ी सारे एक्टिविटी जो है 24,200 के लेवल पे हुआ, और कॉल्स जो है 200-300 लेवल पे काफ़ी, और 500 लेवल पे, 24,500 के लेवल पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। ओवरऑल अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बड़ा है, बट पुट्स ने बेसिकली अपना पोजीशंस जो है वेरी क्लियर किए हैं कि 24,200 पे है, उसके बाद 24,000 पे थोड़ी सी पोजीशन है, फिर उसके नीचे जब आते हैं तो 23,900 के आसपास हमने कल एक्टिविटी देखी। बट जो रेंज आ रहा है वो 24,000-24,500 के बीच का रेंज है, और उस दायरे में वो रहने की उम्मीद है। कल हमने नेट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं FIs के 582 करोड़ के हमने देखे, और उसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट पे नीचे गिरा। तो कल हमने कुछ शॉर्ट्स को कवर होते हुए देखा, ऐसी बात नहीं है, और कुछ लॉन्ग्स जो हैं वो भी अनवाइंड हुए थे, बट सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं वो निफ्टी बैंक में हुए हैं, जहाँ पर 1200 करोड़ का अनवाइंड हुआ है, और वहाँ पर नेट शॉर्ट फिगर जो है 1200 करोड़ का आ रहा है, और वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट जो है मार्जिनली बड़ा है, क्योंकि उसमें कुछ इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर लॉन्ग्स अनवाइंड करके शॉर्ट्स ऐड किए हैं। बट ओवरऑल जो मार्केट का जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस हैं वो अभी 9.36% हो गया है, जो कि गिर 11:30 से गिर के नीचे आया है। तो कल मार्केट्स में शॉर्ट्स काफ़ी ऐड हुए हैं, और इसलिए आज का एक्सपायरी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बैंक स्टॉक्स में एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है एक्सपायरी के लिए, तो वहाँ पर भी पोजीशनिंग जो है इस तरह से होगी कि या तो आप एक हफ्ते के लिए लेंगे या आप उसको रोल ओवर करेंगे अगले महीने के लिए, तो वहाँ पर भी वो आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सजीत सर, पेटीएम के बारे में ज़रा बात करते हैं। जो नंबर आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं, और मुनाफे में करीब 80% का उछाल है, आय और मार्जिन भी बेहतर रही है। हालांकि कंपनी ने बोनस शेयर देने का जो डिसीजन था उसको थोड़ा अभी डेफर किया है। बताइए कि सर रणनीति क्या होनी चाहिए पेटीएम के शेयर में आज नंबर्स के बाद? देखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं पेटीएम के। एबिटा जो है मार्जिन्स वो भी बढ़े हैं, 8.3% हो गया है, पहले जो था लगभग 4% के आसपास था। टॉप लाइन भी ऊपर बढ़ा है, और एबिटा ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है 18% रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हैं वो भी 55% के आसपास आए हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्लाउड का जो कॉस्ट है उनका कम हुआ है, जिसकी वजह से उनको मार्जिन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका अगर हम देखें तो डिवाइस के रेंटल्स जो हैं वो थोड़े से कम किए हैं, उन्होंने उन मर्चेंट्स के लिए कम किए हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो लोन उन मर्चेंट्स को लोन कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें, तो वहाँ पर वो इंसेंटिव दे रहे हैं उनको कि उनके डिवाइस के कॉस्ट को कम कर रहे हैं। और थोड़ा सा उनका जो स्ट्रैटेजी है अभी मार्केटिंग और सेल्स का, वो भी इसी तरफ है कि कैसे वो लोन बुक इंक्रीज़ करे और लोन सिंडिकेशन इंक्रीज़ करे उसको।
कंपनी ने वॉलेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उनको परमिशन मिली नहीं है, बट जैसे मैंने कहा मार्केटिंग और सेल्स फ्लीट जो है उस वहाँ पर कॉस्ट 27% ऊपर था। इन कंपनी का मानना है कि 15 से 20% एबिटा मार्जिन जो है वो कर सकती है अपने मीडियम टर्म में। तो उसके तरफ जब तक उसकी तरफ नहीं जाती तब तक स्ट्रीट उसको क्लियरली वॉच करेगा। बट इक्विटी ब्रोकिंग में थोड़े से कस्टमर गिरे हैं, जैसे कि बाकी सारे ब्रोकिंग कंपनीज में हमने देखा कि इस पिछले तिमाही में काफ़ी थोड़े से कस्टमर्स गिरे हैं, तो यहाँ इनको भी ये देखने को मिला। बट ओवरऑल नंबर्स इनके अच्छे थे, उम्मीद से अच्छे थे, और कॉस्ट थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन में इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस इनका जारी है, तो नंबर्स अच्छे रहे। बिल्कुल। सजीत सर, इस बीच बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स के मिले जुले नतीजों के बाद कल हमने इन पर दबाव भी देखा। बैंक्स पर ब्रोकरेजेस की राय और डिलीवरी डेटा से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, उसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, प्राइवेट बैंक्स के नंबर्स उम्मीद से नीचे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कल शनिवार के जो नंबर्स हैं उसको देखें तो सबसे ऊपर आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आता है पीएनबी, फिर उसके बाद आपको आता है कोटक, फिर आता है एचडीएफसी बैंक, फिर उसके बाद आता है एक्सिस बैंक। कोटक के निम्स मार्जिन थोड़े से फ्लैट स्टेबल थे, बट एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के निम्स गिरे थे। कोटक में ये भी था कि बाकी प्रेशर्स भी आए थे, रिटेल बुक उतना ग्रो नहीं हो रहा था, वो भी था। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कल प्राइवेट बैंक्स में से चर्न होकर पब्लिक बैंक में वापस पब्लिक सेक्टर बैंक में फिर से जा रहा है। पीएनबी के नंबर इतने अच्छे थे कि ये पूरा जो फोकस था कि अभी वापस पीएसयू बैंक में जाएगा। आपको याद होगा कि अर्निंग सीजन में जाने से पहले स्ट्रीट ने अपना फोकस वापस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डाल दिया था, पब्लिक सेक्टर बैंक से हटा के। उसके वजह से आपने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, करेक्शन देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब ये सारा का सारा जो चीज़ है, अब एक फोकस एसबीआई पे लेकर आ जाता है, क्योंकि एसबीआई के अर्निंग्स जब आएंगे तो उस पर ये रहेगा कि एसबीआई प्रेशर एसबीआई पे रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ से बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो नज़र उस पर रखिएगा आप, क्योंकि पिछले Q4 में एसबीआई के नंबर्स उम्मीद के बराबर नहीं थे, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। और इस बार स्ट्रीट का अनुमान है कि नॉर्मल परफॉर्मेंस रहेगा, और स्ट्रीट एसबीआई के नंबर्स में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। बट अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो आपको फिर से पीएसयू बैंक्स में रैली देखने को मिलेगी। और कल हमने जो देखा वो यही था कि एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो डिलीवरी टर्नओवर लगभग 3000 करोड़ का था, एक्सिस में 2290 करोड़ का आया, आईसीआईसीआई बैंक में 2000 करोड़ का आया, आपका कोटक में लगभग 827 करोड़ का आया। तो डिलीवरी वॉल्यूम प्राइवेट सेक्टर बैंक में कल काफ़ी हाई, बिकवाली भी हुई। और उसके साथ उसको हम अगर हम फ्यूचर्स में हम देखें कि क्या हो रहा था फ्यूचर्स में, एचडीएफसी बैंक में हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट जो है लगभग 2000 करोड़ कम हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 750 करोड़ का कम हुआ, और एक्सिस में 400 करोड़ का कम हुआ। बट यहाँ से जो रोल ओवर हुए अगले महीने में, वहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि एक जगह पे 2000 करोड़ का रोल ओवर कम हुआ आपकी जुलाई के महीने में, और अगस्त के महीने में जो रोल ओवर इंक्रीज़ हुआ वो सिर्फ 1000 करोड़ का था एचडीएफसी बैंक का। मतलब कि काफ़ी पोजीशंस अनवाइंड कर दिए गए, लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं एचडीएफसी बैंक में, और बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे इस पूरी सीरीज़ में अर्निंग्स से पहले। अब वो अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली, क्योंकि जो आइडियली अगर रोल ओवर होता तो आपका जितना यहाँ पर घटता उतना वहीं पर बढ़ता, बट वो हमने देखने को नहीं मिला। और पीएसयू बैंक में हम एडिशंस देख रहे हैं, आपके रोल ओवर्स भी देख रहे हैं और एडिशंस भी देख रहे हैं उसमें। एसबीआई में जैसे कि हम देखें कि एसबीआई में अगर हम देखें तो 315 करोड़ का आपका ओपन इंटरेस्ट गिरा, और अगले महीने में अगस्त के महीने में 230 करोड़ का बढ़ा। तो ऑलमोस्ट जिस तरह से रोल ओवर्स हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, ऐसा लग रहा है कि रुझान अभी पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेट वहाँ पर हो रहा है। इसके साथ एक और चीज़ देख लीजिए कि
आरबीआई के जो जून पॉलिसी में जो मेजर्स आए थे जिसके थ्रू एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स की वजह आएंगे और एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स जो बैंक्स ले पाएंगे उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनका जो डिपॉजिट का जो कॉस्ट है वो होलसेल डिपॉजिट से कम रहेगा। तो उनके लिए वो भी अच्छा है, क्योंकि उससे उनका निम्स मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं और पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हैं। कल आरबीआई ने एक आंकड़ा निकाला कि एफसीएनआरबी डिपॉजिट लगभग $17 बिलियन आ चुके हैं। टोटल ओवरसीज बोरिंग सब मिला के $20 बिलियन। $17 बिलियन की जो बात हो रही है उसमें पीएसयू बैंक ही बात कर रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, हम जितना हम ले सकते हैं हम ले पा रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक इस पर चुप्पी साधे हुए है, इसमें कुछ आ नहीं रहा है कि कितना वो कर पा रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इतना कह रहे हैं कि अभी इस क्वार्टर में बहुत उम्मीद रहेगी। तो इम्पैक्ट कितना होगा उसका वो एक चीज़ है। अब डिपॉजिट ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आई थी कि लेंडिंग ग्रोथ जो है डिपॉजिट ग्रोथ से काफ़ी आगे बढ़ रहा था। तो अगर लेंडिंग 17-18% हो रहा है तो डिपॉजिट 10-12% हो रहा है। तो मतलब सारे बैंक्स को चैलेंज आज के डेट पे डिपॉजिट को इंक्रीज़ करने का है। तो आपको अब डिपॉजिट पे आपको फोकस देखिए कि किस तरह से कौन से बैंक्स उसको कर पाएंगे। और एफसीएनआरबी एक ऐसा डिपॉजिट है जो होलसेल डिपॉजिट रेट से कम आता है और उसका इम्पैक्ट आपके निम्स में भी होता है आगे जाके, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो एक शिफ्ट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे कायम नहीं रहे, और उसका जो इम्पैक्ट जो है वो है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी बढ़ रहे हैं। सजी सर, बजाज ऑटो के नंबर आज आने वाले हैं। एक्सपोर्ट में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन घरेलू बिक्री में अनुमान के मुताबिक रफ्तार आ नहीं पा रही है। इस पर सर आपका क्या टेक होगा? देखिए, काफ़ी क्वार्टर से ऐसे देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में ना बजाज के वॉल्यूम ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं या चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। पर बजाज अपने आप को अच्छी तरह पिवट कर चुका है एज एन एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट की वॉल्यूम्स बजाज के लिए अभी बहुत बड़ा हो गया है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं 2-3 साल पहले का देखा है एक्सपोर्ट के नंबर्स। तो अगर हम टॉप लाइन को देखें तो उम्मीद है कि 35% रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका 37% एबिटा बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी आपको, और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी हाई रहेंगे। अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट मिक्स इस क्वार्टर में काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। डोमेस्टिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है, मतलब ग्रोथ हुआ है पर उतना ग्रोथ देख नहीं रहा है उसके अंदर। बट अगर हम देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, आपका प्राइस हाइक्स हुए हैं, और दूसरा फॉरेन करेंसी बेनिफिट आया है। तो इसकी वजह से ये बजाज के नंबर अच्छे आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। सजित सर, आज एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग होने जा रही है। प्राइमरी मार्केट में हमने काफी सारे एंट्रेंस देखे हैं इन दिनों। अब एसबीआई फंड्स की ही अगर बात करें, प्रीमियम लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। लिस्टिंग के बाद इसमें आगे की रणनीति क्या अपनानी होगी? देखिए, एसबीआई फंड मैनेजमेंट का जो आईपीओ है उसका टोटल जिस तरह से वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, उसका मतलब ये है कि बहुत कम लोगों को मिला होगा शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके जो शेयर होल्डर्स हैं एसबीआई के, उनको या एम्प्लॉयज़ हैं एसबीआई के, उनको रिटेल में भी मिला होगा, एसबीआई के एम्प्लॉय कोटा में भी मिला होगा, और एसबीआई के शेयर होल्डर के नाते भी मिला होगा। तो 3 एप्लीकेशन मिल चुके होंगे। वो बहुत लकी वाले इन्वेस्टर्स रहेंगे। बट हालांकि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो क्योंकि जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है बहुत कम लोगों को मिला होगा, और इसकी वजह से आज जब लिस्टिंग होगी तो थोड़ी सी प्रीमियम में होने की उम्मीद है। एक और चीज़ आप देख के चलिए कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जो है देश का सबसे बड़ा एएमसी एसेट मैनेजर है, और उसकी वजह से जब ये लिस्ट होगा तो सारे म्यूचुअल फंड, सारे आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को चाहेंगे, और सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ये शेयर उतना नहीं मिला होगा। तो वो एक हड़बड़ी रहेगी कि हमको ये शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में चाहिए किसी भी हाल पे, क्योंकि वो पोर्टफोलियो, क्योंकि एक एसेट मैनेजर जो 20% ग्रो कर रहा है हर साल, वो एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है और वैल्यू क्रिएशन स्टॉक है हर पोर्टफोलियो के लिए।
तो वहाँ पर उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि SBI फंड मैनेजर की जो डिमांड है वो काफ़ी रहेगी लिस्टिंग के बाद। दूसरी बात ये है कि 10-11% ही इक्विटी लिस्ट हो रहा है। उस 10-11% की इक्विटी में आपका लॉक इन रहेगा एंकर का, आपका लॉक इन रहेगा प्री IPO का। तो मतलब आप ये सब निकाल देंगे तो लगभग आप बोलिए देख लीजिए 3 से 4% जो फ्लोट है वही रहेगा। तब 3 से 4% फ्लोट रहेगा मार्केट में, तो आपको इसमें काफ़ी डिमांड दिखेगा और आपको एक लिक्विडिटी स्क्वीज़ दिखेगी यहाँ पर, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जाने की उम्मीद है। तो ये इस पर भी एक नज़र रखिए कि किस प्राइस पे वो लिस्ट करता है। SBI ने बोला है कि उन्होंने पैसा रखा है टेबल पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बट तब रिटेल इन्वेस्टर्स बेचने आएंगे तो ख़रीदने वाले होंगे आपके इंस्टीट्यूशंस, और वो क्योंकि लिक्विडिटी स्क्वीज़ आएगी तो मैं कहूँगा कि एक बार देख लीजिए कि कैसे लिस्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे कीजिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम रहेगी तो प्राइस और ऊपर जाएगा। और हमने ये पुराने IPOs में भी देखा है कि लिक्विडिटी स्क्वीज़ आती है अच्छे IPOs के लिए, क्योंकि फ्री फ्लोट जो है मार्केट में वो बहुत कम रहता है। तो इस पर एक नज़र रखिएगा। नंबर्स अच्छे, ग्रोथ अच्छा है इनका, और IPO जो था डिसेंट प्राइसिंग था। बाकी HDFC AMC और बिरला AMC के और ICICI के वैल्यूशन से नीचे रहा है इसका वैल्यूशन, और जब ये लिस्ट करेगा तो थोड़ा सा प्रीमियम में करने की करेगा। ठीक है, तो 18% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है SBI फंड्स मैनेजमेंट का। देखते हैं कि कैसी लिस्टिंग होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सजीद सर इन तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है और कौन से स्टॉक्स आज आपको कमाई करा के देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हैं और PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, गौरव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहेंगे। निफ्टी बैंक को लेकर आपका व्यू। गिफ्ट निफ्टी लगभग 85 अंक नीचे, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि और डिटेरेट हो रही हैं। बाजार को लेकर आपकी राय क्या है सर? अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, मॉर्निंग टू माय को पैनलिस्ट। यस, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलने की इशारा दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। ओवरऑल बाजार की पोजीशनिंग हमें ठीक लग रही है। टिल द पॉइंट निफ्टी 24,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एम्पल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बाजार में मिलती रहेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम नोटिस कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कंटिन्यू कर रहा है, तो वही स्ट्रैटेजी की तरफ फोकस रखना चाहिए। PSU कंपनीज ने जिस प्रकार से नतीजे पोस्ट किए हैं, इट हैज सेट द टोन, तो देयरफॉर हम PSU बैंक्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर बाजार के गिरावट के चलते कोई भी PSU बैंक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आती है, स्पेशली अगर हम टॉप 5-6 बैंक्स की बात करें एंड अमंग दो जिन्होंने अभी तक नंबर्स पोस्ट नहीं किए हैं, तो उनके अंदर हम जरूर पोजीशन बना सकते हैं। दे आर लाइकली टू पोस्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स और वहां हमें बैलेंसिंग नजर आएगी। साथ ही साथ में जिस प्रकार के नतीजे प्राइवेट बैंक्स के आ रहे हैं, तो बैंकिंग के अंदर एक कंफर्टेबल प्ले PSU बैंक में नजर आता है। तो ये हो गया स्टॉक स्पेसिफिक मूव की बात। दूसरी तरफ अगर हम बैंकेक्स की ओवरऑल केवल बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वॉलेटाइल मूव्स चल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो काफी समय से एक रेंज में ही फंसा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। पिछले हफ्ते में लगा था 58,500 स्पॉट को तोड़ के आगे निकलेगा, बट वो भी फेल हुआ और वापस उसी रेंज में आके फंसा हुआ है। 5800 on the higher side and downside की बात करें तो somewhat close to 57,400, 57,200 और लेवल्स पे ये बाजार फंस रहा है बैंक निफ्टी। देयरफॉर अभी इसके अंदर केवल इंट्राडे पोजीशनिंग की गुंजाइश बनती है, पोजीशनल स्टैंड पॉइंट के लिए अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए निफ्टी बैंक को लेकर। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको फोकस करके चलना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। शुरुआत प्रदीप आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं और किस तरह के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको, गौरव जी को एंड ईटीना स्वदेश के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए क्योंकि बाजार एक रेंज बाउंड ही चल रहा है और चाहे हम कितना भी बात कर ले, लास्ट 2-3 हफ्ते से बाजार चल ही नहीं रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं दो जो कॉल लेके आया हूँ, एक रहेगा फार्मा से और एक रहेगा एफएमसीजी से, क्योंकि आई बिलीव कि ये दोनों सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा शांत है, अभी भी धीरे धीरे चलेगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर ना होने का चांसेस बहुत हाई है। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो है टोरेन फार्मा। टोरेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अभी जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है मंथली एज वेल एज वीकली चार्ट में भी, डेली चार्ट में भी, मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। पहला जो टारगेट आपको होगा 5350 में, सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 5640 तक आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 4650 के आसपास हम मेंटेन करके जाएंगे। पोजिशनल व्यू रहेगा यहाँ पे, तो अच्छा खासा एक यहाँ से भी आपको 12 से 15% का अपसाइड आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है मैरिको लिमिटेड। मैरिको का रिजल्ट जब आए थे बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट भी हम लोगों ने देखा। उस दिन मैरिको चला नहीं ठीक ठाक, थोड़ा बहुत बेस भी अच्छे से बना लिया है। वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट ही है ऑलमोस्ट। अब मैरिको क्योंकि थोड़ा हाई बीटा का, थोड़ा लिक्विडिटी काउंटर रहता है, तो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन आई बिलीव कि 1-2 हफ्ते अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलने का पॉसिबिलिटीज है। पहला टारगेट आपको 880, सेकंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 925 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 820 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड करेंट जोन से ही जैसे ही मार्केट ओपनिंग होता है 855 के आसपास का क्लोजिंग रहा है लास्ट, हम बाय करके जा सकते हैं मैरिको को। प्रदीप जी की तरफ से 2 कॉल्स आ गई। मैरिको 880, 925, 2 टारगेट्स 820 पर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और पहली कॉल टोरेंट फार्मा 5350, 5640 का 2 टारगेट और 4650, 4650 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए अब जरा गौरव जी के पास चलते हैं और उनकी पिक्स भी समझते हैं। मार्केट की स्ट्रेटजी तो हमने समझी उनसे। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने स्टॉक्स कौन से चुने हैं आज? विकास जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे पास भी जो 2 स्टॉक्स हैं, एक उसके अंदर मेटल स्पेस से है और एक डिफेंसिव एफएमसीजी पैक का है। तो पहले बात करते हैं डिफेंसिव शेयर की। एफएमसीजी पैक से हमने चुना है नेस्ले इंडिया। पिछले कुछ दिनों में नेस्ले इंडिया के अंदर हमने अच्छी रेजिलियंस देखी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड कर लिया है ये स्टॉक ने 1375 जोन के अराउंड। उसके नीचे हमें जाते हुए नहीं देख रहा है मीडियम टर्म के अंदर। पोजिशनिंग स्टॉक की काफी अच्छी है। अपने सेक्टर में भी बात करें तो आउट परफॉर्म किया है। हायर पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंटली 1446 का लेवल है। बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1400 का। और जो मैं टारगेट सजेस्ट कर रहा हूं, 2 टारगेट्स रहेंगे 1500 एंड 1540। ये ट्रेड वैलिड रहेगा लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। विकास जी जो सेकंड स्टॉक मैंने चुना है वो मेटल क्षेत्र से है। एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है वेदांता के शेयर्स में। कल के सत्र में लगभग उसने अपनी 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। 3-3.5% के गेन्स के साथ अपने डेज हाई पे बंद हुआ ऑन बैक ऑफ रीजनेबल वॉल्यूम्स। ये संकेत देते हैं यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट की गुंजाइश ज्यादा है। अब हमें कुछ डाउनसाइड नहीं नजर आता है। रिट्रेसमेंट काफी अच्छा हो चुका है। Therefore, at a current price of around 260 हमें एक अट्रैक्टिव बेट लगता है। स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे 248 रुपए का और इसमें थोड़ा सा लंबा खेलने की गुंजाइश नजर आ रही है। 290 रुपए का पहला टारगेट और 310 रुपए का दूसरे टारगेट के लिए से बाय करना चाहिए। 3 से 4 महीने का व्यू रखें। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिवर्सल देने का पोटेंशियल है। तो 2 स्टॉक्स आपको और मिल गए हैं। वेदांता 290, 310 के टारगेट्स, 248 का स्टॉप लॉस। और पहला स्टॉक नेस्ले का 1500, 1540 के टारगेट्स, 1400 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो 4 स्टॉक्स तो आपको मिल गई हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपको नजर रखनी है, जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। और रोज की तरह हमारी सहयोगी आशीषा लेकर आती हैं वो पूरी लिस्ट, जिसमें नतीजे भी होते हैं, खबरों वाले शेयर्स भी होते हैं। आशीषा बताइए आज आपकी लिस्ट में कौन सी खबरें हैं, कौन से नतीजे हैं?
बिल्कुल, तो सबसे पहले पेटीएम से शुरुआत करते हैं। कल देर रात इसके नतीजे आए थे और काफ़ी अच्छे नतीजे पेटीएम के निकल कर आए हैं। रेवेन्यू में करीब 28% का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने सालाना आधार पर। मुनाफे में करीब 80% का ग्रोथ दिखा। वही अगर जीएमवी, मर्चेंट जीएमवी की बात करें तो 31% का ग्रोथ दिखा। तो क्रॉस ऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नतीजे पेटीएम के निकल कर आए हैं। इसके अलावा बात करते हैं शोभा की, रियल एस्टेट प्लेयर की ये कंपनी है। नतीजे अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, लेकिन अगर सालाना आधार पर देखें तो काफ़ी शानदार ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा में 228% का ग्रोथ, मार्जिन्स भी 2.8% से 6% के पार निकल कर आए, लेकिन फिर भी अनुमान से कमज़ोर नतीजे थे, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यानी टैरल की, और यहाँ पर नतीजे अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। कंसोलिडेटेड आय करीब 570 करोड़ के आसपास आई, जो 8% का ग्रोथ था सालाना आधार पर। ऑर्डर इनफ्लोज में 200% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर रहा, जहाँ पर ऑर्डर इनफ्लोज में मजबूत तेज़ी देखने को मिली है। आशियाना हाउसिंग की बात करते हैं, जहाँ पर कंपनी का एक प्रोजेक्ट है आशियाना ओमा, उसमें 224 यूनिट अब बुकिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो पॉजिटिव खबर, नए बुकिंग्स होने के चलते यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन निकल कर आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं एथर एनर्जी की, जहाँ पर कंपनी का QIP अब बंद हो चुका है। HDFC म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ईडलवाइस, अबू धाबी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कुछ अलॉटीज रहे हैं। तो एथर एनर्जी पॉजिटिव न्यूज़ के दम पर यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन नजर आ सकता है। राइट्स लिमिटेड, जहाँ पर कंपनी ने MOU साइन किया है मीकॉन के साथ एक्सप्लोर और एग्जीक्यूट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इस कंपनी के साथ कंपनी ने MOU साइन किया है। एमक्योर फार्मा, जहाँ पर किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक अप्रूवल मिला है कंपनी को, भारत में इस इलाज की मंजूरी मिल चुकी है, तो पॉजिटिव खबर। और याद रखें, स्टॉक ऑलरेडी कल 4.5% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। PNB हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर हैप्पी होम कॉरपोरेशन के अकाउंट को अब फ्रॉड करके क्लासिफाई कर दिया है, और इसके बारे में उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक को बता दिया है। 421 करोड़ का ये अकाउंट था, जिसे अब फ्रॉड क्लासिफाई किया गया है। लास्ट में एक्मे सोलार की बात करते हैं, जहाँ पर कंपनी की होली ओन सब्सिडरी एक्मे सूर्योदय प्राइवेट लिमिटेड ने 160 मेगावाट कैपेसिटी का BESS प्रोजेक्ट अब कमीशन कर दिया है। तो एक्मे सोलार के लिए भी पॉजिटिव खबर। हालांकि कल स्टॉक 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज कमीशनिंग की न्यूज़ के चलते थोड़ा सा एक्शन इस स्टॉक में भी नजर आ सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों और इसी के साथ नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया शीशा इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये खबरों वाले शेयर और नतीजे हो गए आपके सामने, लेकिन लगे हाथ एक काम करते हैं कि ये जान लेते हैं कि रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी व्रतिक जुड़ गए हैं। व्रतिक, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग। तो रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आज जो नाम है वो पेटीएम पे रिपोर्ट आई है सिटी की। उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, लगभग बाई की में रेटिंग मेंटेन की और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 1425 से 1560। उनका मानना है कि जो EBITDA आया था वो उनके एस्टिमेट्स को बीट किया है। लोअर क्लाउड कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग मर्चेंट लोन के चलते हुए रेवेन्यू इनलाइन था, बट उनकी जो ग्रोथ है वो GMV में, पेमेंट्स GMV में और फाइनेंशियल वो स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने FY27 और FY28 में EBITDA एस्टिमेट्स बढ़ा दिए लगभग 2% से 6%। EBIT के भी एस्टिमेट्स बढ़ा दिए लगभग 5% से 9%, और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है कंपनी में। और जो पोटेंशियल UPI MDR का जो इंट्रोडक्शन है वो और 8 से 10% का एस्टिमेट्स बढ़ा सकते हैं वो EBITDA बाय FY28। तो ग्रोथ मोमेंटम और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है उनको पेटीएम में। अगले रिपोर्ट की बात करें तो वो है गोल्डमैन सैक्स ऑन अल्ट्राटेक सीमेंट। वहाँ पे उन्होंने बाई की रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस लगभग 13,500 का दिया है, जबकि पहले टारगेट प्राइस था 13,160 का। वो उनका स्टैंड अलोन EBITDA देखे तो EBITDA में बीट देखने मिला है। वॉल्यूम की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बीट आया। वॉल्यूम की ग्रोथ लगभग 13% की आई है, जो कि 5% उनके एस्टिमेट से अबाव आई है। उनको Q2 में जो प्राइजेस है वो स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, डिस्पाइट हम जैसे कि देख रहे हैं वीक मानसून के चलते भी। इंडिया सीमेंट्स और केशोराम का ब्रांड कन्वर्जन काफ़ी कंप्लीट हो गया है। केबल्स और वायर्स का लॉन्च है वो ऑन ट्रैक है, Q3 FY27 तक वो कंप्लीट हो जाएगा।
और इबिटा कैगर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16% की ग्रोथ देखने मिल सकती है नेक्स्ट 2 इयर्स में। अगला और आखिरी रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की जिंदल स्टेनलेस स्टील पे। उन्होंने इनिशिएटिंग बाय नोट जारी किया है, टारगेट प्राइस दिया है 1000 रुपये का। उनका मानना है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मेकर है अगर हम कैपेसिटी, वॉल्यूम और रेवेन्यू के पे, और ये प्रॉपरली प्लेस्ड है इंडिया के राइजिंग डोमेस्टिक स्टील कंजम्पशन के लिए। जैसे कि कंपनी इंक्रीज कर रही है उसका वैल्यू एडेड प्रपोर्शन, वो आने वाले टाइम में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और उनका आर्ग्यू है कि जो ये वैल्यूएशन पे अवेलेबल है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसी के साथ साथ ये सब ब्रोकरेजेस आज फोकस में रहेंगे। ठीक है वृतिक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं कुछ नतीजों के साथ जहां पर नंबर्स अच्छे आए हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन डिसेंट परफॉर्मर रहा है अगर पिछले आप 6 महीने को देखेंगे तो, और गुड सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। रेवेन्यू लगभग 20% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 273% का उछाल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन भी उन्होंने सुधारा है। लगभग 14.25% से बढ़ के 15% के मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। लोअर फाइनेंस कॉस्ट के चलते प्रॉफिट ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। एक्शन कंस्ट्रक्शन राय क्या होगी आपकी इसको लेकर प्रदीप जी? कैसे आपने रीड किया नतीजों को और चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, और कहीं ना कहीं चार्ट में भी मैं देख रहा था कि रिसेंटली अगर देखेंगे ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ के आसपास एक वीकली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक अभी रैली उतना हुआ नहीं है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है 1110 से पहले कुछ भी बड़ा रेसिस्टेंस मुझे नहीं लग रहा है। सो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 991 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। पहला टारगेट आपको 1110 के आसपास, और 1110 के ऊपर सस्टेन होने में एक बार मुझे लगता है कि 1240 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। 1240 तक मूव आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1240 तक के मूव्स आपको मिलने चाहिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर ये व्यू हो गया। रैलिस इंडिया के भी नंबर अच्छे आए हैं, हालांकि शेयर थोड़ा वोलेटाइल रहा है अगर हम इसको देखेंगे तो रिसेंटली, और साल भर में तो नुकसान भी करा है, करीब 33-34% ये गिरा है। और क्वार्टर 1 के अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू करीब करीब 7% बढ़े हैं, प्रॉफिट में 31% का उछाल, और मार्जिन 15.16% से बढ़कर 18% के पार निकल गए हैं। गौरव जी, रैलीज को लेकर आपका व्यू क्या होगा? अभिषेक जी, रैलिस बाय नेचर एक स्लो मूविंग स्टॉक है, एक लंबे समय से अंडर परफॉर्म करता आ रहा है। ऑल्दो है ये टाटा ग्रुप कंपनी, बस इसमें उस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं निकल रहा है, कोई भी इन्वेस्टर वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है। सिंपली कहें, ना चार्ट्स के अंदर कुछ खास है और ना ही फाइनेंशियल फ्रंट पे कुछ खास इम्प्रेसिव हमें नजर आता है। हमारी सूची में अवॉइड के हिसाब से रहेगा ये स्टॉक, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है वो अवॉइड की लिस्ट में है, रैलिस इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की करते हैं बातचीत। एक और नतीजे की बातचीत करते हैं। केनरा HSBC लाइफ के नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आए। अगर आप प्रीमियम में देखेंगे तो करीब करीब 24% की ग्रोथ नजर आएगी। उसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स को भी देखेंगे तो वो भी करीब करीब 20% के आसपास जो है वो बढ़ा है। 23-23.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ के आसपास के नंबर्स वहाँ पे प्रॉफिट में भी देखने को मिले हैं, तो ठीक ग्रोथ देखने को मिली है। सॉल्वेंसी रेशियो भी बेहतर है, परसिस्टेंसी रेशियो भी बेहतर है। अगर आप देखेंगे तो 13 महीने की 81.8% पे परसिस्टेंसी रेशियो है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ज़रा एक बार चार्ट्स को भी चेक कराते हैं। प्रदीप जी ज़रा एक बार चार्ट्स को चेक कीजिएगा। केनरा HSBC नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, स्टॉक ने कल कुछ खास किया नहीं था, करना क्या है आज, कुछ लेना है क्या एक्शन? देखिए मुझे लगता है कि एक पोजिशनल अप्रोच विकास जी यहाँ पे, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि 138 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर आप जाते हैं और अगर आपके पास 1 महीने का भी टाइम है, सो मुझे लग रहा है कि अगर एक बार स्टॉक अभी 155 के जो रेसिस्टेंस है इसको क्रॉस होता है, सो एक बार फिर से आपको 185 से 195 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट वीक हमने एक कॉल भी दिया था, इसमें 185 से 190 का टारगेट भी है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो करेंट जोन से 20% का अपसाइड पोटेंशियल है।
स्टॉप लॉस खोने के लिए यहाँ से ओनली फॉर 138 पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, लेकिन 190 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद आप देखेंगे कुछ हफ्ता कंसोलिडेशन किया, फिर से एक लंबा ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, अब रिजल्ट का सपोर्ट भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, 1-1.5 हफ्ता मैक्स टू मैक्स लग सकता है, लेकिन 1 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप रखते 190 का यहाँ पे टारगेट मेंटेन अप करके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय केंद्र एचएसबीसी के ऊपर। अच्छा, एक बार जरा शोभा के नंबर्स को लेकर आइए। अच्छा, अब नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो आप पहली नज़र में आपको लगेगा कि नंबर्स बड़ी बेहतरीन है, और हैं भी, नंबर्स अच्छे हैं काफ़ी निश्चित तौर पे। आप देखिए प्रॉफिट 13-13.5 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ का आया है, 227% की ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, 2.8% से बढ़कर 6.1% का आया है। उसके अलावा अगर आप एबिटा के फिगर्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी 23-23.5 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ का, रेवेन्यू के फिगर को देखेंगे तो वहाँ पे भी 50% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वैसे तो आपको नंबर्स देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन एस्टिमेट्स थोड़े और ज़्यादा के थे। आप देखिए प्रॉफिट का जो एस्टिमेट था वो करीब करीब था 80 करोड़ का, आया 51 करोड़ का। मार्जिन्स का जो एस्टिमेट था वो 8.4% का था, आया है 6.1%। तो स्ट्रीट के एस्टिमेट से थोड़े से नीचे की तरफ नंबर रहे हैं। तो आज रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा? हो सकता है नेगेटिव भी देखने को मिले। एक बार जरा चार्ट्स को चेक कराते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर अगर कुछ ट्रेड लेना है तो आपको प्री ओपन में ही इसको सोचना पड़ेगा। गौरव जी से जरा एक बार चेक कराते हैं। गौरव जी, जरा शोभा को एक बार चेक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स वैसे अच्छे हैं बट एस्टिमेट से काफी नीचे नजर आ रहे हैं। विकास जी, कहीं ना कहीं हमें कुछ अपटिक रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिला था। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अच्छी रिकवरी दी है। शोभा की भी बात करें तो 1250 से 1550 तक की गुंजाइश देखिए, अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में 1450 के अराउंड चल रहा है। थोड़ा और डिप आता है और ये शेयर 1400 के अराउंड मिलता है तो डिप पे बाई करने की सलाह रहेगी शोभा डेवलपर्स के अंदर। चार्ट फ्रंट के ऊपर ओवरऑल ठीक ठाक है। ब्रॉडर फ्रंट पे देखें, रेंज में ट्रेड कर रहा है, मिडिल ऑफ द रेंज के आसपास आ जाएगा 1400, तो एक बाइंग एलिमेंट वहां पे हमें बाइंग इंटरेस्ट नजर आना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाएं 1350 रुपए का, उसके साथ बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं ओवरऑल रियल एस्टेट पैक की बात करूं तो ओबरॉय रियल्टी और लोथा जैसे शेयर्स बेटर प्लेस्ड हैं, उन्हें भी कंसिडर किया जा सकता है। होगी शोभा के शेयर को लेकर और निफ्टी रियल्टी को लेकर। इस बीच ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर एक खबर आ रही है कि 6 से 12 साल के बच्चों के लिए रैल्ट्रिस को यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। अब ये रैल्ट्रिस क्या है, ज़रा इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद इस पर अपने एक्सपर्ट से हम जवाब भी लेंगे। लेकिन एथर एनर्जी जो कि चला है बहुत बढ़िया रफ्तार से, महीने भर में लगभग 35% के रिटर्न दिए हैं, 1300 रुपये के आसपास के भाव हैं, और जो QIP उन्होंने किया था उसके जरिए 1300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ग्रोथ को लेकर, विस्तार योजनाओं को लेकर ये पैसे खर्च होने वाले हैं। और इसमें जो पैसे लगाए हैं जिन निवेशकों ने, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, यानी कि एडिया ने। एथर एनर्जी, प्रदीप, पहले भी आपसे काफी ज्यादा बातचीत हो चुकी है एथर को लेकर, और मतलब निवेशक इसके सरप्राइज नहीं होंगे इसकी चाल से, लगातार अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। राय क्या होगी आपकी अब यहाँ से क्या आप टारगेट्स देख रहे हैं? देखिए ऑलमोस्ट 700-800 से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था एंड कॉल भी हमारा था 1200-1300 के आसपास का टारगेट, ऑलरेडी वो अचीव्ड है। अब द थिंग इसकी ये थीम पूरा मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल का थीम है, ये चलने वाला है, यहाँ से भी आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे। अब द क्वेश्चन इस, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करता हूँ, अगर कल को यहाँ से 12-13% का एक हेल्दी करेक्शन आता है, क्या आप वो झेल सकते? अगर वो आप झेल सकते तभी आप यहाँ पे बाय कीजिए। अदरवाइज मैं समझ रहा हूँ कि इतना तेजी के बाद मान लीजिए यहां से भी और 50% चलेगा ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाना ही है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको एमटीआर टेक भी बताया था। सो एमटीआर टेक देखिए अभी लोअर सर्किट में है, वो लोग निकल नहीं पा रहा है, बताया था 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना बाद वो अभी घटना घट रहा है। तो द थिंग इसकी मुझे लगता है कि ये जो थीम है, ये थीम बहुत बढ़िया है, और यहाँ से भी आपको स्टॉक 1850-2000 तक आते हुए दिखाई देंगे। इथर एनर्जी का कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है, लेकिन फ्रेश बाय करने में मैं थोड़ा अभी वेट करूंगा। किसी भी दिन एक डिप मिले मुझे 8-10% का, और मिलना भी चाहिए। अगर वो मिलता है, वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, उस करेक्शन में आप एंट्री कीजिए, तो एक वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कंफर्ट आपके लिए मिल सकता है। ठीक है, बाय ऑन डिप करने की सलाह है। एथर एनर्जी को लेकर ये व्यू हो गया। थोड़ी देर पहले ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर खबर आ रही थी
कि रियल्ट्रिस को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। अब रियल्ट्रिस जो है एक एंटी एलर्जी नेजल स्प्रे है और ये ग्लेनमार्क की इनोवेटिव पोर्टफोलियो का एक काफ़ी की प्रोडक्ट है और इसकी बिक्री से ग्लेनमार्क को माइलस्टोन पेमेंट और रॉयल्टी मिलती है। इसके चलते इसका जो लॉन्च होता है कई अलग अलग बाजारों में, ये काफ़ी बड़ा ट्रिगर माना जाता है। एक राय ले लेते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर। गौरव जी, 2239 रुपए की कल की क्लोजिंग, कल दिन भर वोलेटाइल रहा शेयर, ये राय आपकी क्या होगी, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स आपको? चार्ट्स इशारा दे रहे हैं थोड़ी और नरमी आ सकती है अभिषेक जी प्राइस के अंदर। अगर करेक्टिव वेव में प्राइस 2150 2100 के रेंज में आता है नीचे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। देयरफॉर मैं इस पे बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है अलोंग साइड विद अदर फार्मा स्टॉक्स और एंड ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्मेंस ग्लेनमार्क की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है ऑफ लेट। गिरावट पे बाय की सलाह है। चलिए ठीक है, ये राय ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर आपको मिल गई है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की करते हैं बातचीत, क्योंकि आज कई सारे स्टॉक्स जो है वो अन्य खबरों के दम पर भी एक्शन में रहेंगे। एथर एनर्जी 1300 करोड़ रुपए इस पे इन्होंने क्यूआईपी पे जुटाए, इस पर हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। उसके अलावा चलिए कुछ और खबरों की बातचीत करते हैं। आज एक्मे सोलार भी जो है वो एक फोकस में रहेगा। एक्मे सोलार को एक बड़ा इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किया 160 मेगावाट आवर का, और ये कैपेसिटी जो है वो BESS प्रोजेक्ट यानी बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए है और राजस्थान में लोकेटेड है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, पॉजिटिव डेवलपमेंट निश्चित तौर पर कंपनी के लिए। प्रदीप जी जरा एक बार चार्ट्स को चेक कीजिएगा एक्मे सोलार और बताइएगा यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? कल 2% की गिरावट देखने को मिली है। विकास जी देखिए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टॉक में जहां पे मूव आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा भी कॉल इनिशिएटिव है 345 से कॉल इनिशिएटिव है 80 नाउ स्वदेश में ही, एंड पहला टारगेट ऑलमोस्ट 380 के आसपास था, सेकंड टारगेट मैंने 415 के आसपास दिया था। वो मुझे लगता है कि आने के लिए अभी आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीना वेट आप कीजिए, आपको आते हुए दिखाई देंगे। चार्ट में बहुत बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिला है, 330 के बाद ब्रेकआउट आया है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हेल्दी करेक्शंस के साथ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जिस तरीके से वीकली ट्रेंड पे एक अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, बने रहना चाहिए। 415 ऑन द वे। चलिए ठीक है, 415 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं देखने के लिए। ये राय प्रदीप जी की एक्मे सोलार के ऊपर है। चलिए अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपके लिए मार्केट लाइव शुरू करने वाले हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। बढ़ता तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न अब दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। गर्मी की बढ़ती तीव्रता और बदलते क्लाइमेट कंडीशंस हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भविष्य के लिए हमें किस तरह से अपने शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन शैली को तैयार करना होगा। तेजी से विकास कर रहे भारत के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट सॉल्यूशंस अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ एक सस्टेनेबल भविष्य भी सुनिश्चित किया जा सके। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए टाइम्स नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 में देश के प्रमुख नीति निर्माता, उद्योगपति और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स एक मंच पर आएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ 22 जुलाई को नई दिल्ली में। Top of the world with Times Network. And you're watching ET Now Swadesh. जब एक इंडियन के हाथ में पावर आता है, हाईएस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड टूट जाता है। जब हर इंडियन के हाथ में पावर आएगा, सोचो इंडिया और कितने रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसलिए योनो देता है हर इंडियन के हाथ में पावर। द ऑल न्यू योनो, पावर टू एवरी इंडियन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में 2,94,255 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर। 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ से अधिक के निजी निवेश प्रस्ताव प्राप्त। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में निवेशक अनुकूल नीतियों
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शी शासन व्यवस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक विकास के एक नए युग में कर रहा है प्रवेश। सबसे तेज गति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में अब उत्तर प्रदेश हो गया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने की 36 सेक्टोरल नीतियां लागू। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को बनाया गया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध। आज प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों का सशक्त नेटवर्क और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% योगदान उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति का प्रमाण है। निवेश से उद्योग, उद्योग से रोजगार और रोजगार से समृद्धि का ये सशक्त चक्र उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कर रहा है अग्रसर। Every challenge India faces today is a future waiting to be rebuilt. Clean energy, circular economies, a greener India, a sustainable India. Many challenges, one nation. And every hand has a part to play in building an India that powers itself and shapes its own future. Self-reliant, sustainable, unstoppable. Adani presents Times Network Sustainability Conclave, co-powered by Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited. Every champion starts somewhere. Your chance is now. Participate in the Pickleball Now Grand Prix and earn a chance to play in the Indian Pickleball League 2026. Your ticket to play in Pro League is here. Register now. Your road to IPBL begins now. Hurry up. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार सिन्हा और हमारा एक्सपर्ट लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप हल्दर पीएचडी कैपिटल से और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको फंडामेंटली गाइड करने के लिए। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। विवेक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। संकेत नेगेटिव हैं गिफ्ट निफ्टी से और इस बीच कल हमने देखा कि क्वार्टर वन के नंबर्स के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर की पिटाई हुई। फॉलोअप एक्शन हमने देखा अमेरिकी बाजारों में, जहां पर एडीआर लगभग 10% टूटे, थोड़ा ओवर रिएक्शन वहां पर आता है। क्या आपको लगता है कि संभल जाएगा एचडीएफसी बैंक का शेयर या फिर थोड़ा सा और पेन बाकी है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक और पैनल पे सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, जो एचडीएफसी में कल हुआ था वो कोई इतना कोई बड़ा सरप्राइज है नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कबर्ड में सिर्फ एक कॉकरोच नहीं होता है, कई होते हैं। तो उस क्लेंसिंग प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन इस लेवल्स पे, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक आप अगर प्राइस टू बुक देखो तो करीबन 0.7 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है, जो एक्चुअली स्टॉक को अट्रैक्टिव बना देता है। बस मार्केट का कंसर्न ये है कि और इसमें से कुछ आगे चल के निकल सकता है क्या, और इसके लिए बैंक भी अच्छे कदम उठा रही है, जहाँ पे मतलब हेवी वेट लोगों को सीईओ या मतलब एमडी वगैरह बना रही है। आपको मालूम है अभी रिसेंटली किसको, राजीव जी को अपॉइंट किया गया है, ताकि क्या है कि उनकी चले, मतलब उनकी एक्चुअली चलेगी। तो दैट इज द रीजन। और मुझे लगता है कि ये एक टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम प्रोसेस है और कुछ ही क्वार्टर्स में ये पूरा का पूरा संभल जाएगा। तो अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रेरियन देखता है और देखता है कि डाउनसाइड और अपसाइड रेशियो अगर देखे तो एचडीएफसी में डाउनसाइड बहुत मिनिमल होगा और अपसाइड आपको काफी मिल सकता है आगे चल के। तो लॉन्गर टर्म यस, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बोल नहीं सकते हैं कि इमीडिएटली कब चलेगा, लेकिन हाँ, अगर किसी का व्यू 3 से लेके 5 साल का हो तो आई थिंक एचडीएफसी शुड बी ए गुड पिक। और ऐसे डिस्क्लोजर जिनसे भी बात होती है, मैं भी एचडीएफसी बैंक का रिकमेंड करता हूँ। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हाँ, क्लाइंट्स के पास हो सकता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। प्री ओपन में अगर आप देखेंगे शुरुआत हो गई है बाजार की और एचडीएफसी बैंक 0.25% से लेकर आधे % की गिरावट आपको दिखाएगा।
हालांकि निफ्टी लगभग 150 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी आपको तेजी दिखाई देगी प्री ओपन में, लेकिन लेवल सेटल हो जाने दीजिए क्योंकि थोड़ी सी वीक ओपनिंग के ही इंडिकेशंस थे गिफ्ट निफ्टी से, और हमें 9:08 तक का कम से कम वेट कर लेना चाहिए। लेकिन एचडीएफसी बैंक के अलावा बंधन बैंक के शेयर पर भी आज नजर रहेगी क्योंकि आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, और ये शेयर हमने देखा कि 200 रुपये के ऊपर जाकर टिकने का इंटेंट दिखा रहा है। हालांकि एक छोटा सा तनाव ये है कि असम फ्लड की चपेट में है, और जो खबरें निकल के आ रही हैं कि लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ के चलते, और बंधन बैंक का बड़ा पोर्टफोलियो है वेस्ट बंगाल में और इनफैक्ट असम में भी। गौरव जी, राय क्या होगी आपकी बंधन बैंक को लेकर, और क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेने की आप राय देंगे? अभिषेक जी, 220 का रेजिस्टेंस जोन है फॉर बंधन बैंक, वही टेस्ट करके इस बार भी ये स्टॉक ने अपना अपवर्ड मोमेंटम पे हॉल्ट लिया है। आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, 220 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी गुंजाइश टुवर्ड्स 260 की मिलेगी, सो वी विल हैव एम्पल टाइम टू ट्रेड ऑफ फॉर दैट फ्रंट। तो वेट करें ब्रेकआउट का और उसके बाद अपनी पोजीशन लें। स्टॉक ओवरऑल ठीक पोजीशन है, जस्ट रेजिस्टेंस हर्डल सरपास कर जाए, देयर आफ्टर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। ये ठीक है, ये राय बंधन बैंक के ऊपर आपको मिल गई है। देखिए फुटेज भी, विजुअल्स भी आपके सामने हैं, जो वेस्ट बंगाल असम में जो फ्लड्स हैं उसके विजुअल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं निश्चित तौर पर इन फ्लड्स की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स की और बातचीत करते हैं। ज़रा आप एक बार लेकर आइए एसएमएल महिंद्रा के स्टॉक को। एसएमएल महिंद्रा के नतीजे आए, रेवेन्यू करीब 13% बढ़ा, प्रॉफिट भी करीब 4.5-5% के आसपास बढ़ा, तो नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। एस्टिमेट्स चूंकि इसके हैं नहीं, इसलिए अंदाज़ा उतना नहीं लगाया जा सकता है कि क्या नंबर्स स्ट्रीट के एस्टिमेट से बेटर है या फिर स्ट्रीट के एस्टिमेट से कम है, बट वैसे ग्रोथ ठीक दिख रही है। 13% की ग्रोथ रेवेन्यू में ठीक ग्रोथ मारी जाती है। एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा घटा नहीं है, 12.4% से घटकर 10.5% पर है। स्टॉक रिएक्ट फिलहाल तो नेगेटिव करता हुआ नजर आ रहा है, 2% के आसपास की गिरावट के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदीप जी, जरा एक बार चार्ट्स को चेक कीजिएगा एसएमएल महिंद्रा, अगर किसी के पास हो तो क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है कि उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए। जब अप्रैल महीना में ब्रेकडाउन आया था चार्ट में, उसके बाद आप देखिए 3650 3650 के नीचे नहीं आया, और उसके बाद 4260 के ऊपर नहीं आया, तो ओवरऑल अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश तो अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए ये राय एसएमएल महिंद्रा के ऊपर। अब एक और मेहमान हमारे साथ पैनल पर हो चुके हैं शामिल, मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ चंदन थापड़िया जुड़े हुए हैं। चंदन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहले आपके स्टॉक्स ही समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए, और एक मार्केट की स्ट्रेटजी भी आपकी छोटी सी समझना चाहेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिया था, बट वो होल्ड नहीं कर पाया। ग्लोबल चिंताओं की और क्रूड की रिकवरी के मद्देनजर यहाँ पे वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट अच्छी बात है, बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट है। एज ऑफ नाउ 24,000 इमीडिएट सपोर्ट है, जो पिछले लगभग 6-7 दिनों से इंडेक्स रेस्पेक्ट दे रहा है। सो मेरा सा मानना है कोई भी डिप आता है 24,000 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ऊपर में 24,400 24,450 तक के टारगेट के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ने भी फ्राइडे को अच्छा खासा सेटअप दिखाया था, बट कल के दिन एचडीएफसी बैंक की 4-5% की गिरावट की वजह से यहाँ पे मोमेंटम नहीं टिका, तो कहने की रेंज बाउंड बना है। 57,500 57,250 मेजर सपोर्ट है ऑन लोअर साइड। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो लोएड ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप बना है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लोएड्स मेटल एंड एनर्जी, लगभग 1900 के ऊपर कामकाज कर रहा है। एक वीकली चार्ट में पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप साई बॉटम जैसे सीक्वेंस है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काफी दिनों का देखने को मिला है विद द होल्ड ऑफ 50 डेमा। सो यहाँ पे पॉजिटिव मूव लग रहा है। 1875 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1965 तक के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा आप देखोगे लोएड्स मेटल इंजीनियरिंग काउंटर में और लोएड्स एनर्जी काउंटर, वहां पे भी पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। तो सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूव है यहाँ पे। और उसके अलावा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में सेटअप पॉजिटिव है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखे तो मैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करूं तो हाई टॉप साई बॉटम वीकली चार्ट में कल भले ही रेंज बाउंड बायस था, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 1690 के सपोर्ट से 1770 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए।
बिल्कुल चंदन जी की तरफ से यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और बाजार पर भी उनकी तरफ से उनकी रणनीति एक बार हमें मिल चुकी है। अडानी एनर्जी कल के सत्र में भी मूवमेंट थी और देखेंगे यहाँ से आगे 1736 के लेवल्स के ऊपर कितना जाता है। करेंसी की ओपनिंग हो चुकी है और 4 पैसे कमजोर रुपया जो है आज के सत्र में डॉलर के मुकाबले खुलता हुआ दिखा है। करेंसी, कमोडिटी, एनर्जी, पैक प्रेशर्स, मेटल पर भी फोकस रहेगा। लेकिन विवेक, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, यहाँ से आगे आईटी सेक्टर और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लार्जर प्लेयर्स के नतीजे आए। अब धीरे धीरे एफएमसीजी स्पेस के भी चुनिंदा स्क्रिप्ट्स के नतीजे आने वाले हैं। नेस्ले के नंबर्स स्लेटेड है और कल आने वाले नंबर्स और नंबर से ठीक पहले अगर आप देखें एफएमसीजी सेगमेंट में किस तरह के फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अनुमान मिल रहे हैं एफएमसीजी की चुनिंदा लार्जर प्लेयर्स जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं इस हफ्ते, अनुमान पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लोज के हैं। रॉ मटेरियल प्राइस, साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड ट्रेंड्स वॉच आउट जरूर करने होंगे, लेकिन एफएमसीजी पर क्या कोई कन्विक्शन बनता है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एफएमसीजी अच्छा हुआ कि मॉनसून थोड़ा पिकअप हो गया और जो डेफिसिट था वो कम हुआ और उसके कारण एफएमसीजी को आपको आगे चल के सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो जाता। और आप अगर वैल्यूएशन ओवरऑल देखो, चाहे वो नेस्ले हो या फिर यूनिलीवर हो, आपको दिखेगा कि सारे के सारे अभी भी ये नहीं कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन, आपको पीक से ये 40% तक करेक्शन किए हैं, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर मॉनसून खराब होता तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको करेक्शन देखने को मिलता। हाँ, इनपुट कॉस्ट आपको हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखे बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन वगैरह, तो ये एक बहुत बढ़िया सिग्नल रहेगा हमको जब रिजल्ट्स आएंगे और वहां से हमको ट्रैक करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ग्रोथ तो लगता है कि बहुत ही म्यूटेड रहने वाली है। तो यस, मॉनसून के कारण कंपनीज को सपोर्ट मिलेगा, मतलब स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बिग अवे रैली अगर आना है तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स इन कंपनीज को दिखाना पड़ेगा। तो आप अगर ओवरऑल एफएमसीजी में देखो तो इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, लेकिन आईटीसी के सिवा सबके सब आईटीसी से डबल वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। तो ये जब सिचुएशन है तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको ध्यान से ही इसमें पेडल करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ और इनपुट कॉस्ट यहाँ पे आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए फंडामेंटली थोड़ा कम कन्विक्शन इस वक्त एफएमसीजी प्लेयर्स पर नजर आ रहा है, लेकिन हाँ टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर था गौरव के रेकमेंडेशंस का भी हिस्सा नेस्ले। गौरव, गुड मॉर्निंग टू यू। हेल्थ केयर और फार्मा में रिजल्ट हैवी, इनफैक्ट काफी सारे स्पेसेस सेगमेंट से जुड़े रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन हेल्थ केयर फार्मा में कुछ कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, एंथम बायोसाइंसेज, ये 2 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। चार्ट स्ट्रक्चर एक बार चेक कर आप बताएं कैसे लग रहे हैं नतीजों से पहले इनके चार्ट्स टेक्निकली, और इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। आज ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स भी आने हैं। हेलो मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंथम की अगर हम बात करें तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। एंथम का स्टॉक वेरी वेल प्लेस्ड, अपने एवरेजेस के कन्फ्लुएंस जोन के ऊपर निकल के कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। ये स्टॉक फॉरवर्ड लुकिंग है, कंस्ट्रक्टिव चार्ट है, कोई खासी गिरावट भी नहीं आई है बाजार के चलते इसके अंदर, और एक सटल परफॉर्मर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर गुंजाइश नजर आती है, अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू रख ले महीने भर तक का, तो 860 तक की भी इस स्टॉक के अंदर हमें गुंजाइश नजर आ रही है और उसके ऊपर के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। कंपैरिजन करा जाए इसमें और मेड प्लस में तो सर्टेनली आई विल गो फॉर एंथम। मेड प्लस के अंदर अभी प्रॉफिट टेकिंग है, फर्दर गिरावट की गुंजाइश टुवर्ड 725-700 लेवल्स तक की नजर आती है। ठीक है, ये राय होगी मिड प्लस को लेकर, लेकिन चलिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं 9 के 9 रत्न के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए।
बिल्कुल, तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम की, जहां पर नतीजे काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। रेवेन्यू में 18% का ग्रोथ दिखा है। ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू की बात करें तो वहां पर भी 30% का ग्रोथ निकल कर आया है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे, जिसके दम पर पेटीएम यहां पर आज के सत्र में एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं शोभा की, जहाँ पर नतीजे अनुमान से तो कमज़ोर थे, लेकिन सालाना आधार पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं, जिसके चलते शोभा इस स्टॉक में भी आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर। शोभा में ऑलरेडी इनफैक्ट 6% की तेज़ी सालाना आधार पर अच्छे नतीजों के दम पर नजर आ रही है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया, जहां पर नतीजे ठीक ठाक ही थे, लेकिन ऑर्डर बुक को लेकर मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। आशियाना हाउसिंग, जहां पर 224 यूनिट को बुकिंग में अब कन्वर्ट किया गया है आशियाना ओमा, और जहां पर 370 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, जिसे बुकिंग्स में कन्वर्ट किया है। पॉजिटिव खबर के चलते स्टॉक ऑलरेडी 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ प्री ओपन में। एथर एनर्जी की बात करते हैं, जहां पर कंपनी ने 1300 करोड़ रेस किए हैं QIP के द्वारा। HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अलॉटमेंट में उनका नाम आया है, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर इनके लिए निकल कर आई है। इसके अलावा बात करते हैं राइट्स की, जहां पर कंपनी ने MOU साइन किया है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, तो राइट्स इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। एमक्यूआर फार्मा, जहां पर कंपनी को अप्रूवल मिला है एक ट्रीटमेंट के ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत में लीवर फाइब्रोसिस के इलाज के लिए इस सेमाग्लूटाइड को मंजूरी मिली है, जिसके चलते स्टॉक प्री ओपन में 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। PNB हाउसिंग फाइनेंस, और यहाँ पर एक नेगेटिव खबर है, बिकॉज हैप्पी होम कॉरपोरेशन के अकाउंट को अब फ्रॉड क्लासिफाई कर दिया गया है, और करीब 420 करोड़ का ये एक अकाउंट था, तो नेगेटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। इसके अलावा बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, और एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट इस काउंटर पर है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे। सिटी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, 14,750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है। इनफैक्ट उन्होंने अपने एस्टिमेट्स भी बढ़ाए हैं FY 27 और 28 के लिए। उनका मानना है कि इस क्वार्टर के नतीजे जो काफ़ी अच्छे थे, उसके चलते पूरे साल के ग्रोथ में काफ़ी अच्छा मुनाफा दिखेगा, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। और इसी के चलते स्टॉक, याद रखें, कल नतीजों के बाद भी चढ़ा था, और आज मैनेजमेंट की कॉमेंट्री और ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते 1.5% की तेज़ी आज फिर एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट में दिखी है। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो ये 9 शेयर अपने रडार पर आप रख के ज़रूर चलिए, और इनमें एक्शन ज़रूर दिखेगा, और आपको नीचे के साइड में ना स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा खबरों के साथ साथ। अल्ट्राटेक लगभग 1.5% ऊपर खुल रहा है। PNB हाउसिंग को लेकर एक नेगेटिव खबर बताई है आशीषा ने, कि हैप्पी होम कॉरपोरेशन का 422 करोड़ रुपए का अकाउंट फ्रॉड घोषित किया गया है। विवेक जी, फटाफट जरा आपसे राय चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। कंपनी तो एक्सपेंशन मोड में है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने NCD से रेज करने को हरी झंडी दी है। क्या होनी चाहिए निवेशकों की रणनीति? आई थिंक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है, तो ये कभी भी फ्रॉड घोषित हो सकता था करके मालूम है। और PNB में तो ये अक्सर चलते ही रहता है, मतलब वन ऑफ द बैंक्स है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इन्वेस्टर का आई डोंट थिंक कोई बड़ा रिएक्शन इस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं, ऑलरेडी ये नोन है। और आप देख भी रहे हैं कि कितनी 0.25% की ही गिरावट आपको प्री ओपन में नजर आ रहा है, और हो सकता है कि ये शेयर हरे निशान में भी जाए, क्योंकि ये रकम भी छोटी है, और जो Q4 के जो नंबर आए थे ना, वो काफ़ी सॉलिड आए थे, और उस वक्त लगभग 750 रुपये के आसपास शेयर था, और वहाँ से रनअप बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया, और फिलहाल 1100 रुपये के आसपास आप PNB हाउसिंग के भाव को देखेंगे। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे, और प्री ओपन से जो संकेत हैं कि निफ्टी खुलेगा कितना 22-23 अंक नीचे। रिलेटिवली बेहतर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी था लगभग 85 अंक नीचे दिख रहा था। घंटी बज गई है, बाजार की शुरुआत हो गई है, और बाजार खुला है बहुत ही मामूली सी गिरावट के साथ। 24,200 को होल्ड करने की निफ्टी कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी हल्की सी नरमी आपको दिखाई देगी। 57,900 के लेवल आपको निफ्टी बैंक पर नजर आएंगे। सेंसेक्स भी करीब 25 से 30 अंकों की गिरावट पर खुला है। निफ्टी ने हरे निशान में वापसी भी कर ली है, और
निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आ गया है, 50 अंकों के गेंस आपको दिखाई देंगे। और निफ्टी के गेंस के पीछे जो सेक्टर काम कर रहे हैं आप देखेंगे इस वक्त की मेटल में अच्छा मूव आपको नजर आएगा। मेटल के अलावा अगर आप देखेंगे तो आईटी में भी हम सिलेक्टिव बाइंग देख रहे हैं। आईटी के अलावा केमिकल स्टॉक्स हो गए, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर आपको बाइंग नजर आएगी। हाउसिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, वहाँ पर कुछ सिलेक्टिव बाइंग आपको दिखाई देगी। जहाँ पर कमजोरी है फार्मा हेल्थ केयर, थोड़ा वहाँ से पैसा निकल रहा है और वहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी फाइनेंस में थोड़ी सी नरमी आपको दिखाई देगी। अदरवाइज बाजार का जो टेक्सचर है उतना ख़राब नहीं है। आप इनफैक्ट अगर आप NSE 500 को हम देखेंगे तो कल भी हमने देखा था कि ब्रॉडर मार्केट से संकेत ख़राब नहीं थे और आज भी आप देखेंगे करीब 335 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 165 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट वाले इस वक्त आपको बाजार में दिखाई देंगे। निफ्टी के जरा कंट्रीब्यूटर्स को चेक करते हैं कि कहां पर आज के सत्र में तेजी ज़्यादा है। रिपोर्ट्स अच्छी आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर और हमने देखा कि जो शुरुआत हुई है लगभग आधा % ऊपर हुई है। श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 3/4% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। आईसीआईसीआई बैंक कल के अपने स्ट्रेंथ को आज बरकरार रखे हुए हैं, आधे % के गेंस आपको वहां पर दिखाई देंगे। आयशर में भी लगभग आधे % के आसपास की तेजी है। निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं जहां पर तेजी 1% के आसपास की हो। लेकिन गिरावट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में कल की गिरावट के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी पेन है और लगभग 1.25% नीचे इकलौता शेयर है जहां पर हम 1% से ज्यादा की नरमी देख रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर गिर रहे हैं, मारुति में भी कल हमने देखा था कि प्रॉब्लम थी, आज फिर से ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। इटर्नल के शेयर में थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लैब में गिरावट है, सन फार्मा में गिरावट है, रिलायंस के शेयर में लगभग 0.25% के आसपास की फॉल आप देखेंगे। तो फार्मा स्टॉक्स और कुछ बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो स्टॉक्स आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। सपोर्ट मिल रहा है मेटल स्टॉक से आज साफ तौर पर हिंडाल्को, टाटा स्टील, यहां तक कि आप देखेंगे कि अल्ट्राटेक भी अब लगभग 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक की जो तेजी हो गई है लगभग 200 अंकों के आसपास की हो गई है निफ्टी बैंक की। और निफ्टी बैंक के जो 14 शेयर हैं, 14 में से 12 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक कल भी गिरे थे और आज भी वहां पर आपको गिरावट दिखेगी। एक्सिस बैंक में जो गिरावट है वो काफी ज्यादा सीमित नजर आएगी। यूनियन बैंक कल चढ़ा था, आज हम देखने की तेजी को बरकरार रखे है, करीब 1.5% के आसपास की गेंस पर यूनियन बैंक में आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखते हैं जरा ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर कैसी है। NSE 500 की लिस्ट को जरा खंगालते हैं। करूर वैश्य बैंक के कल नंबर आए थे, 6.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। कैनरा HSBC 5% ऊपर। एक्शन कंस्ट्रक्शन के सॉलिड नंबर, यहाँ पर हम देखने की तेजी है 4.5% के आसपास की। जेके सीमेंट में तेजी है 3.5% के आसपास की। सुप्रीम पेट्रो में तेजी है। MRPL के शेयर में भी तेजी आपको देखने को मिलेगी लगभग 3% के आसपास की। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर 3 से लेकर 6% के आसपास के गेंस आपको नजर आएंगे। लेकिन कमजोरी कहां पर है? टैरिल करीब 5% नीचे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 2% की गिरावट है, डेटा पैटर्न्स में 2% की गिरावट है, डिक्सन का शेयर लगभग 2% टूटा है। इसके अलावा कार ट्रेड में भी थोड़ी गिरावट है, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में भी हम देखने की कंसोलिडेशन हो रहा है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी आईटी इंडेक्स सपाट है, हल्के से गेंस के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और निफ्टी में भी हम देखने की हल्की सी तेजी है, 24,250 के आसपास फिलहाल टिकने की कोशिश है। चलिए सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे अपने के लिए शानदार ट्रेड्स। चलिए, तो मार्केट की ओपनिंग हो गई, अब समझते हैं स्टॉक्स में कहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं। और सबसे पहले चलते हैं गौरव जी के पास। गौरव जी, क्या आपने आइडेंटिफाई किया मार्केट ओपन होते ही? विकास जी, MRPL का शेयर अच्छा लग रहा है, 3% का अप मूव ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। और जिस प्रकार से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने वॉलेटाइल मूव्स देखे और आज बिल्डअप नजर आ रहा है, क्लियरली मुझे इशारा मिल रहा है कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव इस स्टॉक के अंदर में आज कल में देखने को मिल जाएगा। 176 का भाव है, 172, 172 के स्टॉक के साथ इस स्टॉक के अंदर बाय पोजीशन बना सकते हैं। 185, 188 तक के भाव मुझे आने वाले 1-2 दिनों में आते हुए नजर आते हैं MRPL।
तक के भाव आते हुए नजर आते हैं। 172 के स्टॉप लॉस के साथ आप लीजिए MRPL ओपनिंग ट्रेड के तौर पर, ये गौरव जी की तरफ से। चलिए चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया मार्केट ओपन होते ही? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे पेटीएम का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 5 दिनों के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद में वापस 1330 का हायर बेस बना रहा है। सो 1330 का ही सपोर्ट रखेंगे, ऊपर में लगभग 1410 तक के टारगेट पेटीएम में बनने चाहिए। ठीक है, पेटीएम 1410 तक के टारगेट के लिए 1330 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं खरीदारी। यहां पर प्रदीप जी से समझते हैं। प्रदीप जी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर? देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है करेंट जोन से चेन्नई पेट्रो का चार्ट जिस तरीके से ब्रेकआउट है वीकली पे, डेली पे भी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव अभी देखने को मिल सकता है 1-2 दिन में ही। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। पहला जो टारगेट है 1285, सेकंड टारगेट आपको 1340 तक आते हुए दिखाई देंगे। 1340 का एक सेकंड टारगेट के हिसाब से आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। स्टॉप लॉस आपको 1210 के आसपास में मेंटेन करना पसंद करूंगा। पेट्रो 1285 1340 तक के टारगेट्स के लिए लेना है आपको, 1210 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो हमारे तीनों मेहमानों की तरफ से अब आपको मिल गया है ओपनिंग ट्रेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज देखने को मिल रहा है भरपूर, उनकी जरा बातचीत कर लेते हैं। किंडा HSBC पर रखिएगा नजर। स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, 7.5% ये स्टॉक ऊपर नजर आएगा आपको ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर, ये आपको नजर आएगा। करूर वैश्य बैंक 7.5%, ये स्टॉक भी आपको ऊपर नजर आएगा। और नतीजे आए थे बैंक के और उसके बाद ये स्टॉक में एक्शन आज आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स आपको नजर आएंगे आज के ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन इन दोनों से ऊपर शोभा को भी आप जरा नजर में रखिएगा। 4.5% की तेजी स्टॉक के अंदर नजर आएगी। तो जो एस्टिमेट्स थे वहां से नंबर्स तो कमजोर दिखे थे, लेकिन नंबर्स वैसे अच्छे आए थे। 273% का मुनाफा बढ़ना निश्चित तौर पर कंपनी के लिए पॉजिटिव था। स्टॉक उसी को रीड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 14 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। मार्जिन पे भी देखिए एक बड़ा उछाल देखने को मिला था और स्टॉक पे रिएक्शन अब 4% के आसपास का नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको एक बार जरा चेक जरूर करा लेते हैं कि क्या करना है स्टॉक के अंदर। स्ट्रीट के एस्टिमेट से नंबर्स नीचे थे, लेकिन मार्केट उसको सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि स्टॉक में जो नंबर्स है उनमें ग्रोथ अच्छी दिखी है। चंदन जी, ये स्टॉक कैसा लगता है आपको, शोभा डेवलपर्स का? बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट काउंटर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मूवमेंट इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और शोभा की बात करें तो आज गैप अप हुआ था, बट ऊपर के लेवल पर टिका नहीं है। बट बाई ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रहेगा। मेरा मानना है कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मेजर सपोर्ट है 1475 है और सपोर्ट से कहने के ऊपर में 1560 1580 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल शोभा लिमिटेड में ये राय फिलहाल मिलती हुई और अच्छा एक्शन, अच्छे मूव हम देख रहे हैं सीमेंट प्लेज में, रियल एस्टेट सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स में। कुछ तमाम टेक प्लेयर्स भी हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी मजबूती है, लेकिन यहाँ रोड इंफ्रा सीमेंट वाला जो सेगमेंट है वो आज चल रहा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के स्टॉक को पुल अप करते हैं और आज के सत्र में फोकस रेडार पर है। गौरव जी, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। इस वक्त अगर आप देखें एब्सोल्युटली न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन पर, और इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर दिन की शुरुआत से, मार्केट सेशन की शुरुआत से ही तेजी जो पकड़ी है 6% के गेन्स अब। मानसी जी, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतरीन फॉर्मेशन है। पिछले लगभग 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, क्लियर कट आज ब्रेकआउट है न्यूज के बाद। और अब यहाँ से मुझे 1175 1175 तो इमीडिएटली आता हुआ नजर आ रहा है। देयरफॉर ये 10-12% का एक एडिशनल मूव है, इसे कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 1000 रुपए पे। चलिए, तो यहां से फर्दर भी अपसाइड एक्सपेक्टेड है और इन स्तरों पर भी अच्छा लगता है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर एक्सपर्ट की तरफ से ये राय आती हुई तेजी लगातार बढ़ती हुई एक्शन कंस्ट्रक्शन में 1054 के स्तर 6-6.5% के गेंस के साथ यहां पर कामकाज हम देख रहे हैं। रचित खंडेलवाल हम इस बीच हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। रचित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपके ओपनिंग ट्रेड से करते हैं। बाजार जस्ट खुला है, क्या फोकस में है आपके और कौन से स्टॉक से जाएंगे आप? मैम गुड मॉर्निंग। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। बैंकिंग स्पेस में आज थोड़ा सा एक दम दिख रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ये 178 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं दैट इज 186 और दूसरा टारगेट 188। स्टॉप लॉस की जहां तक बात है वो निकल के आ रहा है 174। चलिए, तो बिल्कुल ये राय बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फोकस है और अच्छी मजबूती हम चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स में देख रहे हैं। करूर वैश्य बैंक, एसबीआई अच्छी तेजी के बीच कामकाज करते हुए। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग भी आज होनी है, ठीक उससे पहले एसबीआई का स्टॉक भी फोकस रेडार पर है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल पर प्रदीप आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे हैं कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए सीडीएससीओ से, जिसके चलते फोकस में है और आज अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। ये स्टॉक कल भी चल रहा था, अच्छी तेजी पकड़ी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, क्या राय होगी? ये मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जब से आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफा रैली वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, बने रहना चाहिए। एंड एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 1715 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। करेंट जोन से भी 15% का अपसाइड देख रहा हूँ। एमक्योर फार्मा को लेकर ये भी हो गया, लेकिन करूर वैश्य बैंक बना है आज का हमारा बिग बजर, बिग एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगभग 9% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और उसकी वजह ये है कि कल जो नंबर्स आए थे काफ़ी दमदार नतीजे पेश किए और मुनाफे में लगभग 45% के आसपास को उछाल आया था और नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 32% की ग्रोथ थी। और आज हम देखें कि बाजार पूरी तरह से रिवॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। करूर वैश्य बैंक, चंदन जी जरा चार्ट चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको और क्या यहां से भी बड़ी तेजी होगी या फिर ज्यादा हो गया, अब छोड़ देना चाहिए शेयर को? देखिए, सेटअप अच्छा है, कल के डिक्लाइन के बाद आज अच्छी रिकवरी हुई है, बट ऑलरेडी 8% चल चुका है, तो डिप पे बाई करेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 310 315 के आसपास तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। उस कंडीशन में 300 का सपोर्ट रहेगा और पोजिशनल जो टारगेट है वो 350 365 के आसपास के बन रहे हैं। जिनके पास है वो ट्रेलिंग रखें, जिनको लेना है वो हल्के से डिप का वेट कर नई पोजीशन बनाने के लिए। बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं काउंटर अपने न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट्स और मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, ये राय होगी करूर वैश्य बैंक को लेकर बाय ऑन डिप करने की सलाह है। HFCL जो कि जबरदस्त रफ्तार से ये दौड़ा, ईयर टू डेट के जो रिटर्न है मतलब शेयर हो गया है लगभग 3 गुना से भी इनफैक्ट ज्यादा, और 230 रुपए का हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आया था। और वहां पर हम देखने की जो इन्वेस्टर्स में जो ट्रेडर्स हैं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव जी, 2% की तेजी HFCL में एंट्री, अच्छा ठीक है, गौरव जी हमारे साथ नहीं है, राय चंदन जी आप ही दे दीजिए शेयर को लेकर। HFCL में क्या एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए HFCL की बात करें तो HFCL में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव टर्न हुआ है पिछले लगभग 4-5 महीने से। हालांकि वैसे 10-12 साल 15 साल का इतिहास देखे तो स्टॉक बहुत गिरा था, बट जिस हिसाब से पिछले 4 महीने की रिकवरी है और डेली और वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन बन रहा है, लग रहा है हायर बेस बन रहा है नए मूव के लिए। तो सजेशन ये रहेगा कि 203-4 का सपोर्ट रखें, ऊपर में मूवमेंट में 225-230 तक के टारगेट बनने चाहिए। मैं मिलती हुई चंदन जी, हाय, एक टेक आपसे इन्फो एज पर मैं जानना चाहूंगी। ताजा खरीदारी इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई इन्फो एज के स्टॉक प्राइस पर नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। 1216 के लेवल्स पर एक अपसर्ज नजर आया इस वक्त। बिल्कुल, नमस्कार। इन्फो एज नौकरी इमीडिएट में बाय लग रहा है। डेली चार्ट में पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है। लगभग 7 जुलाई को एक बड़ी तेजी हुई थी और उसके बाद में लगभग 8 दिनों से रेंज बाउंड है। आज का जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है नई तेजी के लिए मोमेंटम बिल्ड करने के संकेत दे रहा है। तो इंट्राडे प्लस पोजिशनल दोनों ही लिहाज से खरीदारी की सलाह है। 1194 का सपोर्ट होगा, 1250 1270 तक के टारगेट नौकरी में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल इन्फो एज पर हमें मिली है। इस बीच आशियाना हाउसिंग के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। जबरदस्त तेजी, 12% बिग शो ऑफ द डे का कैंडिडेट बनता हुआ अच्छी खासी मजबूती के बीच इस वक्त स्टॉक में कामकाज देखने को मिला है। इनके न्यू बुकिंग्स के डेटा आते हुए दिखे हैं जो कि करीब 372 करोड़ तक के हैं, जिसका असर है जो कि स्टॉक में आज के सत्र में एक न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होता हुआ। प्रदीप, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। आशियाना हाउसिंग जबरदस्त तेजी और तेजी कायम है।
अब देखिए मार्केट ओपनिंग हुआ है, जस्ट 15 मिनट भी अभी नहीं हुआ है और 15% स्टॉक ऊपर आ चुका है। सो अगर आपका 1-2 दिन का व्यू था तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट। अगर आपका व्यू 1 क्वार्टर का है, 3 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट आपको 462, उसके बाद 485 तक आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है, 15 मिनट ही हुआ है और 15% चल गया है स्टॉक। आई थिंक 1-2 दिन का व्यू था तो आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, 1-2 दिन का व्यू हो तो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। आशियाना हाउसिंग को लेकर ये व्यू हो गया। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में हमने देखा था कि लगभग 5,500 तक जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी। आज हम देख रहे हैं कि तेजी लौटी है नेटवेब में। प्रदीप, आपको तो मतलब हम ये बजट के टाइम से ही आप काफी ज्यादा बुलिश हैं या उसके पहले से ही नेटवेब को लेकर, और काफी ज्यादा कमाई करा के दी भी है शेयर ने। क्या री एंट्री के लिए सही भाव पर है ये शेयर? अगेन अभिषेक सर, बजट के टाइम से हम लोग पॉजिटिव थे और तब से स्टॉक जबरदस्त रैली आया है और शॉर्ट टाइम में ना एक टॉप बनने के बाद एक हेल्दी जो करेक्शंस हुआ है, फिर से एक बेस बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली बाइंग पॉइंट पे है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस 3850 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखेंगे तो 4622, उसके बाद फिर से एक ऑल टाइम हाई 5150 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये राय होगी नेटवेब को लेकर और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 3.25% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। लेकिन कल के सत्र में हमने देखा था कि प्राइवेट बैंकिंग वाले शेयर पिटाई के शिकार हो रहे थे, लेकिन सरकारी बैंकों वाले जो शेयर थे ना, वहां पर जोश देखने को मिल रहा था। एक शेयर जरा आप लेकर आइए स्क्रीन पर, आईओबी का। आईओबी 35 रुपए के ऊपर जाने में बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन कल भी हमने अच्छी तेजी देखी और आज भी यहाँ पर बाइंग हो रही है। रची जी, राय क्या होगी आपके इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर? क्या तेजी मेंटेन रख पाएगा शेयर ये? सो गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप देखें कल एक नंबर्स इसके जो आए थे उसके बाद एक हमने अपटिक देखा था। अभी ये भी जो आप अपटिक देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ दिखेगा आपको 3650 3680 की रेंज में। यहाँ पे अभी एक फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन तो नहीं है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वापस से आपको हो सकता है आने वाले दिनों में लोअर लेवल पे देखने को मिले, जो कि इसकी रेंज है एक कंफर्ट की 3230 से लेकर 3330 तक। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के चार्ट स्ट्रक्चर पर। लेकिन इस बीच चंदन जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज एंड फ्लोज पर रिएक्ट करते दिखेंगे? इशारा मेरा अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, सुजलॉन जैसे काउंटर्स पर हैं, क्योंकि खबर आई है बीईएसएस कमिश्निंग जो है वो क्लीन एनर्जी स्टोरी को काफी हद तक बूस्ट कर सकती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर राय क्या होगी? अच्छे चल रहे थे लेकिन साइडवेज मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से हम इन स्टॉक्स में देख रहे हैं। देखिए मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है सिलेक्टिव काउंटर का, और ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन के करेक्टिव मूव के बाद में वापस सपोर्ट बेस बाइंग आनी चाहिए। स्पेसिफिक मैं अडानी ग्रीन की बात करूं तो पिछले 5 दिन में 1630 से लेके 1500 तक का करेक्शन हुआ है और अब हायर बेस बन रहा है। 1490 एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 1580 तक के लेवल बनने चाहिए। सुजलॉन की बात करें तो यहाँ पे पिछले लगभग 20-22 दिनों से करेक्टिव मूव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेजर बॉटम 50-51 के आसपास है, वो सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। डिपाजिट तो खरीदारी की सलाह होगी। 50 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 59 तक के टारगेट बनने चाहिए। सो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज है वो पॉजिटिव मोमेंटम है मेजर वीकली चार्ट में, बट डेली में थोड़े से करेक्टिव हुआ है, तो रिसेंट के करेक्शन पे यहाँ पे खरीदारी के मौके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर हमें मिलती हुई। एक बार लिस्टेड एएमसी स्क्रिप्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गौरव जी, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग आज होनी है। एसबीआई का स्टॉक तो फोकस में है ही, लेकिन सेगमेंट की अगर बात करें, इसका असर या ओवरऑल एएमसी सेक्टर पर कोई पर्टिकुलर फेवरेट स्टॉक अगर आपकी तरफ से?
गौरव नहीं हमारे साथ। रचित, सेम आई वुड वांट टू कम टू यू फॉर विद दिस क्वेश्चन। एएमसी स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है, हरे निशान के साथ हम देख रहे हैं इस वक्त एचडीएफसी एएमसी में कारोबार नजर आ रहा है, अच्छी मजबूती के बीच हम देख रहे हैं। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, कैसे देख रहे हैं एएमसी की चाल को आप? देखिए एएमसी स्टॉक वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक अच्छा मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा, लुकिंग एट द ट्रैक्शन दैट वी आर गेटिंग। और जहां तक बात है अभी जिस तरीके से पोजीशन है, फेवरेबल सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? अगर हम पूरा लॉट देखें और एक जो मोमेंटम हमने रिसेंट टाइम्स में देखा था उसके बाद देखें आदित्य बिरला सन लाइफ, ये एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। आप देखें हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्ट किया है और 1200 लेवल से, और जिस तरीके से अभी आपने आपको पोजीशन कर रहा है एक 1104 का इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, जब तक उसके ऊपर होवर कर रहा है वापस आपको एक अपटिक आता हुआ देखने को मिल सकता है 1190, और 1190 के बाद इस बार सस्टेन मूवमेंट आता है तो आपको 1250 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, ये राय होगी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को लेकर। आज मेटल पैक में हम देख रहे हैं कि चमक है, और कल श्याम मेटलिक्स के नंबर आए थे और नंबर काफ़ी आए थे दमदार, शेयर कल भी चला और आज भी हम देख रहे हैं कि ये अच्छी तेजी है, लगभग 3% के आसपास की श्याम मेटलिक्स में, लगभग 2% ऊपर फिलहाल आपको ये शेयर नजर आएगा। चंदन जी, श्याम मेटलिक्स अच्छी दौड़ हमने देखी है लगभग 925 रुपए के भाव से, क्या और चल जाएगा शेयर ये? देखिए श्याम मेटलिक की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और इनफैक्ट काउंटर अपने ऑल टाइम हाई पे आसपास चल रहा है। रिसेंट का आई थिंक मोमेंटम है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो लग रहा है कि मूवमेंट बरकरार रहेगा, हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। जिनके पास ये पोजीशन है वो होल्ड रख सकते हो, 1050 के आसपास का ट्रेलिंग रख सकते हो, ऊपर में 1100 1115 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये राय होगी श्याम मेटलिक्स को लेकर। एक और शेयर जहां पर हमने लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी देखी थी, 11,800 12,000 के लेवल से डिक्सन टिक चलते चलते 14,000 रुपए के ऊपर निकल गया था, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें आ रही है गिरावट, लगभग 2.5% नीचे आपको ये शेयर नजर आएगा। रचित जी, शॉर्ट करना है डिक्सन को या फिर बाय ऑन डिप के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं अभिषेक सर, शॉर्ट करने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है, जिस तरीके से ये पूरा स्पेस आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है। और आप देखें एक अच्छे मोमेंटम के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, शॉर्ट से ज्यादा बाय ऑन डिक्लाइन वाले जो आपने मुझे ऑप्शन दिया है, आई बी मोर कंफर्टेबल विद दैट। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए कहीं भी आपको 13,600 13,800 लेवल्स पे वापस आता हुआ दिखता है, वहां पे एक बार क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा और वहां पे बाइंग करना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा विद अ टारगेट ऑफ 14,800 एंड 15,400। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है डिक्सन टिक, लेकिन क्या बीएचईएल भी बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है? चंदन जी, लगातार तीसरे सत्र में गिरावट, 415 रुपए के नीचे आ गया है ये। देखिए बीएचईएल में आज से 3-4 दिन पहले नतीजों के बाद में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था, बट कहीं ना कहीं फेलियर ब्रेकआउट जैसा माहौल देखने को मिला है, तो रेंज बाउंड बायस बनेगा। ऊपर में 446 से 413 आ चुका है, मेजर सपोर्ट कहीं ना कहीं 400 के आसपास रहेगा, तो 400 तक आने दीजिए, उसके बाद में बाय ऑन डिक्लाइन के तरीके यहाँ पे ढूंढे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बीएचईएल पर भी ये राय, लेवल बेस्ड कामकाज और जो स्तर चंदन सुझा रहे हैं उन स्तरों पर एक बार एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। एक बार स्क्रीन पर इंडेक्सेस को लेकर आना चाहिए, बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट तक बाजार खुलने के बाद ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है। 24,200 के आसपास हम देख रहे हैं निफ्टी में कामकाज इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बेंचमार्क से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, 56 अंकों की ही सही लेकिन 58,000 के ऊपर किस तरह हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। आज के सत्र में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नजर आ रही है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स के डाउन टिक्स हैं, 77,641 के स्तर पर वहां पर कामकाज नजर आ रहा है। और इसी के साथ बेंचमार्क्स के अलावा ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर अगर देखें, वोलेटाइल है मिड कैप और स्मॉल कैप भी, वहां पर भी हम देख रहे हैं वोलेटाइल मूव्स, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भरपूर मिलेंगे, लेकिन इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं उठा पटक के बीच कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। रचित, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के स्टॉक को एक बार देखना चाहिए,
अच्छी मजबूती और कमजोर बाजार में, rather वॉलेटाइल मार्केट में भी आज के सत्र में स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ करीब 4% के गेंस थे, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ जरूर है, लेकिन अब भी 778 के लेवल्स पर 3.5% के गेंस इंटैक्ट हैं। देखिए मैम, बहुत टाइम से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ये चल रहा है और इसके कारण आप देखें इसके 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस भी बहुत क्लोज आ गए हैं। जिस तरीके से पोजीशन है आपको फर्दर अप मूव एक बार जरूर आता हुआ दिख सकता है, बट ये कहीं ना कहीं अरेस्ट होता हुआ आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं एक सप्लाई पॉइंट इसके जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास आती है आपको दिखनी चाहिए, समवेयर इन बिटवीन 808 टू 812। वहां से एक बार ये वापस आपको डाउनसाइड मूव करता हुआ दिखा सकता है और रीटेस्ट करता हुआ दिखने को मिल सकता है 736 से 742 की रेंज। जिनके पास पोजीशन है और अगर आपने एज अ स्विंग ट्रेड या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ली थी, उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल होगा। यहाँ फ्रेश पोजीशन अभी लेना नहीं, क्लियर केस अवॉइड फॉर फ्रेश पोजीशंस। तो चलिए एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है। फ्रेश पोजीशन से फिलहाल दूर रहने की सलाह हमें मिलती हुई। जुबिलियंट इंग्रेविया के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक आज के सत्र में कामकाज करता हुआ तेजी की चाल पकड़ी है। चंदन जी, 4% के गेन्स पर ये स्टॉक इस वक्त कामकाज कर रहा है। ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट, इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। पॉजिटिव्स की अगर बात करें, फंडामेंटली हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, हालांकि नेगेटिव्स भी है, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट में लेकर कंसर्न्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है पिछले 3 सालों में डिक्रीज होती दिखी है, बट ऑल इन ऑल स्टॉक में टेक्निकली आज एक रनअप नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सेटअप तो यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है जुबिलेंट इंग्रेविया में। इनफैक्ट राउंडिंग फॉर्मेशन के साथ में हाई टॉप हाई बॉटम डेली और वीकली में इंटेक्ट है। 2 दिन का करेक्टिव कंसोलिडेशन मूव के बाद में आज एक स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न बन के नया मूव बन रहा है, तो खरीदारी के मौके इंटेक्ट है। 750 इमीडिएट में सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 785 से लेके 800 तक के मूव बनने चाहिए। ठीक है, 785 से लेकर 800 तक के मूव बनने चाहिए। जुबिलेंट इंग्रेविया को लेकर ये व्यू हो गया। हमारे साथ हमारे इनहाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कुणाल जी, आप अपने शेयर बताइए, उसके पहले जरा एक राय मुझे ना एक्साइड के शेयर पर चाहिए। छोटी छोटी तेजी लेकिन अच्छी रफ्तार शेयर चल रहा है ये, और ये 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर है। कितनी तेजी आप और देख रहे हैं शेयर में, और फ्रेश ट्रेड लेना हो तो आप क्या राय देंगे? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैंने एक्साइड कल फ्लैग आउट भी किया था। मैंने इंडिकेट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक्साइड में एक अच्छा मूव आ सकता है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में वीकली और मंथली चार्ट्स में अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चार्ट्स मोमेंटम में वापस आ गया है। स्टॉक प्राइस 440-45 के लेवल्स के आसपास पहुंच गया है स्टॉक करंट लेवल से। मेरा मानना है कि आई थिंक इस लेग ऑफ प्राइस अप ट्रेंड में स्टॉक एटलीस्ट 465 टू 475 के रेंज को रिटेस्ट कर सकता है या रिक्लेम कर सकता है। मेजर करेक्शंस के बाद आ रहा है एक्साइड। अमर राजा बैटरीज की भी अगर उसकी भी अगर हम चार्ट्स देखें तो लॉन्ग टर्म के करेक्शन के बाद 2024 में जो टॉप बनाया था उसके बाद में करीबन 50% करेक्शन के बाद ये दोनों ही स्टॉक्स अपने मोमेंटम जोन पे वापस आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये चार्ट ट्रेंड्स नियर टर्म में काफ़ी अट्रैक्टिव है। ट्रेडर्स को यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त कुणाल जी की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। कल भी हमारा राजा एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड इनफैक्ट उनको टच बेस किया था, और 475 के लेवल्स आज भी 2.25% के गेंस, जैसे अभिषेक भी बता रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन अच्छी मूव, अच्छी तेजी की चाल पकड़कर चल रहा है ये स्टॉक। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर। रत्नेश जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा। इसमें नौकरी में एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नौकरी का 1220 की कॉल स्ट्राइक लेने की सलाह है 20 रुपए के आसपास में। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 35 रुपए का यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो जो लॉस बन सकता है वो 4400 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 8250।
ठीक है, तो चलिए इंडेक्स पर एक नजरिया इस वक्त रत्नेश जी की तरफ से। रत्नेश को स्टॉक स्पेसिफिक मूव, ओके, नौकरी 1220 की कॉल खरीदने की राय, 20 रुपए के दाम पर, लक्ष्य 35 के, स्टॉप लॉस 12 का मेंटेन करके आपको चलना है। अधिकतम मुनाफा अगर ये वर्कआउट करती है तो 8,250 का हो सकता है, 4,400 का नुकसान भी हो सकता है अगर ये स्टॉक और ये कॉल जो है स्ट्रैटेजी रिवर्स जाती है तो फिर। रत्नेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑप्शंस में ट्रेडिंग जो है, एफएनओ में ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, इसीलिए अपने सलाहकार से सलाह ले, एडवाइजर से सलाह ले, खुद सोचे समझे जांचे परखे और उसी के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उतरें। संवर्धना मधुसन, कुणाल हाय, गुड मॉर्निंग। एक राय आपसे जानना चाहूंगी, समर पर अच्छी मजबूती के बीच हम देख रहे हैं स्टॉक में 1% की तेजी पर कामकाज देखने को मिला है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 145 के लेवल के आसपास ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। कैगर बेसिस पर अच्छे रिटर्न्स देती है कंपनी, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, टेक्निकली के चार्ट्स में कन्विक्शन नजर आता है। तो फिलहाल पोजिशनल बेसिस पे कन्विक्शन है, बट लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो रहा है। लास्ट 8-9 दिन हम देख रहे हैं कि स्टॉक करीबन 140 के रेंज के आसपास, मतलब लगभग ये 4-5 रुपए के रेंज में ये थोड़ा सा स्टकअप हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करने जा रहा है, बिकॉज हम लास्ट एटलीस्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं कि स्टॉक इंट्राडे रिकवरी दे रहा है, बट उसको क्लोजिंग बेसिस पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे टाइम फ्रेम पे हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे अपने ब्रेकआउट दे दे, तब वो स्टॉक में मोमेंटम या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए। मेरा मानना है कि आई थिंक 145 के लेवल्स को अगर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर जाए तब वहां पर बाइंग की जानी चाहिए संवर्धना मदरसन पर। ठीक है, बढ़िया है। अपने 20 डे डीएमए के करीब फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। 0.25% के आसपास की गेन है, 145 रुपए पर है इसका 20 दिन का डेली मूविंग एवरेज। कुणाल जी, आपके ट्रेडिंग पिक्स रह गए थे, बताइए कहां पर आप बुलिश हैं, क्या ट्रेड लेना है अभी? तो मैं जो पहला बाय कॉल रहेगा मेरा नेस्ले पर रहेगा। 1455 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सॉफ्ट ओपन हुआ है स्टॉक, बट मेरा मानना है कि आई थिंक इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है नेस्ले का। शॉर्ट टर्म के लिहाज से बुलिश फ्लैग और एक पेरेंट फॉर्मेशन का एक कॉम्बिनेशन बना रहा है स्टॉक प्राइस, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा बाय। 1525 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं स्टॉक पे और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1425 का। सेकंड जो बाय कॉल दूंगा वो रहेगा मन्नपुरम फाइनेंस पे। बहुत ही बढ़िया चार्ट बन रहा है मन्नपुरम फाइनेंस का। हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था जिसको कल स्टॉक ने ब्रेक किया था। 330 के लेवल से स्टॉक लगभग रिवर्स होके आज 345 तक पहुंच चुका है। तो मन्नपुरम फाइनेंस भी बहुत बढ़िया चार्ट है। 360 का यहाँ पे मैं टारगेट रखूंगा, स्टॉप लॉस 337 का। ठीक है, ये राय होगी। नेस्ले और मणप्पुरम, ये दो शेयर कुणाल जी ने चुना है और दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। बाइंग की रिकमेंडेशन 2.25% ऊपर मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर आपको दिखाई देगा। कंजम्पशन का चूंकि शेयर बताए हैं तो एक और शेयर मैं कंजम्पशन का सामने रखता हूं और राय चाहिए आपसे रचित जी। शेयर का नाम है यूबीएल यानी कि यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड और लगभग 2 महीने के हाइस पर यह शेयर गया है। जब इसके नंबर आए थे Q4 के, थोड़ा डिसअपॉइंट किया था स्ट्रीट को और उसके बाद हमने देखा था कि शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से एक रेंज में कारोबार कर रहा है यूनाइटेड ब्रूवरीज का शेयर। क्या आज की तेजी देखकर कुछ आप रीड कर पा रहे हैं, नया ट्रेड लेना है या फिर छोड़ दें इसको अभी? नहीं सर, जिस तरीके से अभी आपको पोजीशन करता हुआ दिख रहा है, देखिए एक लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है और अगर इसके पर्टिकुलर हम पूरे के पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को देखें तो दे आर मोर इनटू बियर्स और समर सीजन इज नोन फॉर दैट और हम समझ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो अभी नंबर्स आने वाले हैं उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इन लेवल्स पे डेफिनेटली ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस को जैसे ही ब्रीच करता है, बैक बाय गुड नंबर्स, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 1522 का और 1522 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो आने वाले दिनों में ये आपको 1650 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। इस कमेंट्री के बाद अगर आप पोजीशन लेने जा रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपके लिए बन जाता है 1328 का। उसके साथ साथ सर अगर इफ यू अलाउ, बस मुझे 2 अपडेट्स देने थे क्योंकि नेस्ले की भी बात हुई, कल हमने कोलपाल पे कॉल दी थी।
टारगेट्स हिट हो गए हैं तो एक बार चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके साथ साथ पीएनबी पे भी कॉल रजिस्टर करी थी, उस पे भी 112 के जो हमारे सेकंड टारगेट थे वो हिट हो गए, आज 113 का हाई रजिस्टर कर दिया है। और कल के शो में हम जब जुड़े थे कल की तैयारी में, डायमंड पावर एंड इंफ्रा 248 244 लेवल्स पे आपको बाय करने का सजेशन दिया था, 264 हो गया है। एक बार चाहें तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट्स भी आ गए रची जी की तरफ से। कुणाल जी, एक बार ना बायोकॉन को जरा चेक कीजिए आप। ऐसा लग रहा है कि नए ब्रेकआउट के लिए शेयर ये तैयार है। 440 रुपए के लेवल को बहुत बखूबी इसने होल्ड किया है और आज 1% की हालांकि गेंस हैं, लेकिन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है। आप अपनी स्ट्रेटजी जरा तैयार रखिए, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। वो ये कि आज हम जितनी एनर्जी बचाते हैं वो भारत के कल में एक निवेश है और बढ़ती एनर्जी डिमांड और सीमित पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के बीच सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को अपनाना समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन गया है। भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजीज के जरिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। टाइम्स नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 22 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और ये मंच पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स को एक साथ लाएगा, जहां क्लीन एनर्जी और ग्रीन इनोवेशन के जरिए इंडिया 2035 सेल्फ रिलायंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन के विजन को साकार करने पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 22 जुलाई, इस पर हम रखेंगे नजर। लेकिन बायोकॉन पर बात कर रहे थे अभिषेक और रजत, एक टेक आपसे बायोकॉन पर हम जानना चाहेंगे। इस वक्त स्टॉक फोकस रेडार पर है। अगर आप देखें एक सडन अपसर्ज अभी जब हमने डिस्कस किया वहां से लेकर अब तक शार्प अपटिक 441 के लेवल पर स्टॉक में नजर आई है। अब देखिए मैम, इसमें एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड हमने बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ देखा था ऑन 14 जुलाई और उसके बाद ये हाई लेवल्स पे ही सस्टेन कर रहा है। अब जिस तरीके से ये पोजीशन है डेफिनेटली आपको एक फर्दर अपमूव देता हुआ दिखा सकता है और लॉन्ग पेंडिंग ये है। कहीं ना कहीं आप देखें 2020-22 में इसमें हमने एक अच्छा अपटिक देखा था, वो लेवल्स आपको वापस टेस्ट करते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से अब ये अपने आप को पोजीशन करता हुआ दिखा रहा है, बहुत जल्दी आपको 458 और 458 के बाद 478 लेवल्स तक दिखा सकता है। अभी इसमें बने रहने के लिए ही सलाह होगी और स्टॉप लॉस जो हमारे लिए निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 418 रुपए क्लोजिंग बेसिस। बायोकॉन पर ये एक राय हमें मिलती हुई। कुणाल, आज भी कई सारे नतीजे स्लेटेड हैं और लार्जर नंबर्स या जो नंबर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी अगर बात करें, एक तो बजाज ऑटो है, अडानी एनर्जी है, बंधन बैंक है, सायंट डीएलएम है और ग्रैन्यूल्स हैं। फार्मा स्पेस की कुछ और कंपनियां भी हैं जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में से कहीं पर कोई नजर नतीजों से पहले आप बनाकर चल रहे हैं? तो ग्रैन्यूल्स एक अच्छा स्टॉक बन सकता है बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ग्रैन्यूल्स का। पिछले साल स्टॉक करीबन 400-450 के लेवल्स पे स्टक था, बट आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक करीबन 900 के लेवल्स को पार करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा मूव आया है ग्रैन्यूल्स में लास्ट 4 से 5 महीनों में और ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनेबल है। बाकी सारे स्टॉक्स में से हम देख रहे हैं कि सायंट डीएलएम ये भी एक चार्ट है जिसका नियर टर्म ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 4 से 5 महीनों में स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है, 450 से करीबन 580-590 के लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। तो नियर टर्म ट्रेंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम देख रहे हैं कि एक ऐसा फेज़ है मार्केट्स का जहाँ पे जो मिड कैप स्टॉक्स है वो रिजल्ट्स रिएक्शन के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव्स जा रहे हैं अपने रिजल्ट्स में। तो जल्दी ये प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है और अगर स्टॉक्स जल्दी पोस्ट रिजल्ट्स इनके रिएक्शंस पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू और सस्टेन हो सकता है इन स्टॉक्स में। ठीक है, तो चलिए ये एक राय हमें मिलती हुई। इस बीच एक बार इटर्नल के स्टॉक पर नजर रखते हैं।
चंदन जी, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। स्टॉक आज रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी के कल नतीजे हैं और अनुमान की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 16% का इजाफा एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है, आ सकती है, और मुनाफे के फ्रंट पर काफी इंटरेस्टिंग है। 71% के अपटिक एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। हालांकि जब इटर्नल की हम बात करते हैं तो इनके सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस है उसकी फोकस होना चाहिए, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स स्पेस। लेकिन कैसे देख रहे हैं इस फूड डिलीवरी स्पेस को आप, और जहां इटर्नल पर राय देंगे, स्विगी को भी एक बार टच बेस कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इटर्नल की बात करें तो इटर्नल में आज से 8-9 दिन पहले 300 तक का मूवमेंट आया था। 4 दिन पहले भी 299 का हाई बनाया और डिक्लाइन देखने को मिला। तो 300 पे सप्लाई है, बट साथ में 275 पे मल्टीपल सपोर्ट है। तो बाई ऑन डिक्लाइन रहेगा। 275 जब तक होल्ड करते हैं, डिप्स पे बाय करें, ऊपर में 300 टारगेट बनेंगे और 300 के ऊपर निकलता है तो नई रैली बननी चाहिए। स्विगी की बात करें, स्विगी 285 को निकाल नहीं पाया, 283 के लोअर हर्डल बने, तो स्विगी को एक बार वेट एंड वॉच कीजिए, बट इटर्नल को बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली विद मेजर सपोर्ट। रचित, MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स रीजिग के प्रेडिक्शंस आए हैं। अगस्त रिव्यू कट ऑफ विंडो जो है वो कल कमेंस हुआ, और एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, हाई कन्विक्शन इंक्लूजन्स की लिस्ट में कुछ स्टॉक्स हैं, आपके सामने रखना चाहूंगी। लॉरिस लैब, अडानी एंटरप्राइजेस, लेंसकार्ट और ग्रो। अब इनमें से अगर आप लेंसकार्ट और ग्रो की चाल देखेंगे, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 2 हफ्तों में दोनों स्टॉक्स में अच्छा तेजी का रुझान नजर आया। आज के सत्र में ग्रो तो नहीं चल रहा है, लेंसकार्ट पर एक बार देखना होगा, या वो स्टॉक इस वक्त तेजी की चाल पकड़ कर रख रहा है। 0.5% to 1% गेन्स हैं। कैसे देखते हैं इन स्टॉक्स की चाल को, और कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर अगर आपकी रीडिंग है? देखिए मैम, लेंसकार्ट जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, अच्छा लग रहा है, बट एक छोटा सा बहुत माइन्यूट से एक सप्लाई पॉइंट को ही हिट करता हुआ भी आपको दिख सकता है आफ्टर दिस अप मूव जो कि निकल के आ रहा है 556 से 560 की रेंज में। उस रेंज में जाके एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, और हो सकता है एक आपको मूवमेंट लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे 534। बट जैसे कि हम अभी MSCI के रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, वो बाइंग इंटरेस्ट इसमें क्लियर केस अगर सक्सेसफुली आता हुआ दिखता है तो गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत जल्दी ये 598 से 624 के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। अच्छा स्टॉक है, IPO टाइम से हमने इसमें एक बाय कॉल इनिशिएट कर रखी है। ग्रो की आप बात करें 202 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, हाई लेवल से थोड़ा सा करेक्ट तो किया है। आप इसमें एक और चीज देखें मैम, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट दैट वी हैड, ग्रो अब कमोडिटी स्पेस में भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स नंबर 1 ब्रोकर बन गया है इंडिया का। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, बिल्कुल अपटिक आपको इसमें भी आता हुआ दिखेगा। जब तक ये 196 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 224 और 224 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 238 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई लेंसकार्ट, ग्रो जैसे काउंटर्स पर। रचित जी, कुणाल जी और चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका।